मैंने दहेज पे कविता लिखी और कितनी जगह हमने वो कविता सुनाई तो लोग रो पड़ते हैं। जब कुरीतियां समाज की बन जाएं जीवन से विशाल और बेटियों का होना बन जाए उनके लिए का। जहाँ भी मुगलों ने तोड़फोड़ की और किस किसने भी की होगी, वहाँ सब जगह से हम लोग देखते हैं आज भी विष्णु की मूर्ति निकलती है। राम की मूर्ति कहीं क्यों नहीं निकली? लेकिन बाबा तुलसी ने रामचरितमानस को घर घर पहुंचा दिया तो लोग विष्णु से बड़ा राम को मानने लगे। या अन्य अन्य जहाँ भी उनको लगता है पाखंड बिखरा हुआ है, वहाँ कबीर कटाक्ष करते हैं। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल रहा है तो पहाड़ की पूजा करो, वो तो बहुत ऊंचा है। कुमार विश्वास जी कहते थे, बोले कि साहब कविता जो है वो अटक गई है, और ये बोला अटक जो है कई दिनों तक चल जाती है। निराला को हमने पढ़ा जाना, जितने उनके संस्मरण पढ़े, उनको हर कवि सम्मेलन में, उनको हर जगह कार्यक्रम में पैसे दिए जाते थे, खूब लोग पैसे देते थे। ये उनका स्वभाव था कि वो लुटा देते थे। ये तो कवि का स्वभाव है ना, फकीरी में जीना, मुफलिसी में जीना। हमको तुमसे कोई मतलब, इंदू जी क्या हुआ आपको? सत्ता को पाते ही भूल गई बाप को। नेहरू के सामने भी उन्होंने वही बोल दिया था, वतन बेच के पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते। कबीर जी की बात अलग है और बाकी लोगों की बात अलग है, लेकिन अब तो घर चलाना है। तो क्या हिंदी कविता से घर चलता है? दोस्तों, आज का पॉडकास्ट है हिंदी कविता के बारे में, कवि सम्मेलनों के बारे में, और इस देश ने कितने बड़े बड़े कवि हमें दिए हैं उन सब के बारे में। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है धर्मवीर सिंह गुर्जर। वो ना सिर्फ एक यंग पोएट बड़े बड़े मंचों से कविता पाठ करते हैं, बल्कि एक शोधकर्ता भी है। अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने JRF जैसी का परीक्षा को पास किया और वो PhD कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जहाँ से हमने ये समझने की कोशिश की है कि हिंदी कविता कहाँ से कहाँ पहुँची है, आज कैसे एक कोई कवि अपने आप को मोनेटाइज कर सकता है, कैसे एक प्रोफेशन बना सकता है, उसके साथ साथ किस किस किस्म की कठिनाइयाँ आती हैं। अगर आप कविताओं में रुचि रखते हैं या हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे कवि हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, इन सब तरह की बातों को आज हमने अपने पॉडकास्ट पर डिस्कस किया है। सो पॉडकास्ट में जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए तो मुफ्त है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच धर्म फॉर सेइंग यस टू दिस पॉडकास्ट। सबसे पहली चीज़ जो मैंने तुम्हारे बारे में नोटिस किया वो ये चीज़ है कि तुम कुर्ते पहन रहे हो भाई। जी भैया। कवि बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि घर से अचकने उतार के फेंक दो और कुर्ते लेके आ जाओ? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कंफर्टेबल किस में है? मुझे तो खैर कविता के संबंध में तो कुर्ता पहनना नहीं सिखाया। हमारे एक मित्र ने कहा कि यार तुम कुर्ता ट्राई करो। आज से 4-5 वर्ष हो गए, तब तक मैं शर्ट ही पहनता था। तो मैंने कहा यार कुर्ते अपन ने कभी पहने भी नहीं और उससे क्या नया हो जाए। कह रहा तुम ट्राई तो करो। वो जब जामिया विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हुआ था, मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ था तब, तो वो जामिया के पास ही एक मार्केट है, वहाँ वो मुझे ले गया और उसने मुझे एक कुर्ता दिलवाया। वो कुर्ता आज तक भी मेरे पास है, आज तक भी मैं उसे पहनता हूँ। 5 साल लगभग हो गए। और वो उस कुर्ते को पहनने के बाद मुझे फील तो हुआ, कुछ कॉन्फिडेंस फील हुआ, कुछ अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा। फिर ये भी लग गया कि इसमें भारतीयता भी है, तो मन उससे लगा। उस कुर्ते के बाद मैं निरंतर कुर्ते खरीदे और अभी मेरे पास अच्छा खासा कुर्तों का कलेक्शन है। बस अच्छा लगता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इसी से कवि बन पाओगे। आप कुछ भी पहन लो, कविता का। लेकिन जब हम देखते हैं कि ज्यादातर कवि जो हैं वो कुर्ता पहनते हैं, हाँ, तो क्या कुर्ता एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है कि ये एक ड्रेस कोड है जो अनसेड ड्रेस कोड है, ऐसा कुछ है? कंडक्ट नहीं, कहीं लिखित नहीं है। आप कहें अनसेड है तो ऐसा भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कवि सम्मेलन में हर तरह के लोग शर्ट्स वगैरह पहनने लगे हैं। बस भारतीयता है, इसमें भारतीयता है। तो लोगों को, चूंकि हमारा जो कवि सम्मेलन कार्यक्रम है, कविता का कार्यक्रम है, कविता है, ये पारंपरिक चीज है, ये भारतीयता वाली चीज है, तो इसलिए उससे जुड़ाव महसूस करने के लिए सब लोग कुर्ता पहनते हैं। और कुछ लोग एक दूसरे को देखा देखी, आखिर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनके सानिध्य में, संसर्ग में रहते हैं, वैसा ही सीखते हैं। तो कविता जगत में पहले से सब कुर्ता पहनते रहे, तो उन्हीं को फॉलो करने वाले बाद में लोग आ गए, उन्हीं को फिर और नीचे। तो हम लोग भी जिन कवियों के साथ बैठते उठते हैं, उनको सीनियर्स को देखते थे सब कुर्ता पहनते हैं, तो हम लोग भी सीख गए वही। अब उसमें कंफर्टेबल अच्छा लगता है। हालांकि अभी ऐसा इसमें कोई नियम नहीं है, ना कोई किसी को कहता है, जिसका जो मन होता है वो पहनते हैं। हमारे कई मित्र, कवि मित्र, शर्ट वगैरह, टी-शर्ट पहन के परफॉर्म करते हैं, जैसा अच्छा लगे। तो एक चीज़ तो मैं जो समझना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम कुर्ता, आज की डेट में हम देखते हैं कि कवि सम्मेलन काफ़ी हद तक बहुत जगह ऑर्गेनाइज होते हैं और नए नए कवि बहुत निकल रहे हैं। आप यंग जनरेशन में भी देखते हैं लिखने का एक बहुत अच्छा शौक, और कई बार हम महसूस करते हैं कि क्या लिखते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप बहुत यंग हैं और आप कितने सालों से आप मंचन कर रहे हो?
मैं लगभग 10 वर्षों से कविताएं लिख रहा हूँ। शुरुआती दिनों से ही हम लोग काव्य गोष्ठी में, कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया था। कवि सम्मेलन, मुख्य धारा के कवि सम्मेलन में 5 वर्ष से कहना चाहिए। हाँ, तो जब आप बोलते हो मुख्य धारा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो कवि सम्मेलन पारंपरिक रूप से ऑर्गेनाइज होते रहे, यानी कई वर्षों से वहां हो रहा है। जैसे अभी पिछले महीने में दाऊजी मेला हाथरस के कवि सम्मेलन में था। वो कवि सम्मेलन 50 साल से ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी पारंपरिक कवि सम्मेलन जिनको कवि सम्मेलन कहते हैं, उन कवि सम्मेलनों में कई जगह, जैसे अब कोई ऐसा कार्यक्रम कविता का रख लिया किसी ने किसी कोचिंग संस्थान में, तो वो कोई कवि सम्मेलन का कार्यक्रम तो है नहीं। कोचिंग संस्थान में उन्होंने एंटरटेन करने के लिए कवि को बुला लिया, इवेंट हो गया। इवेंट हो गया। तो इवेंट्स में जाने की प्रक्रिया तो मेरी 10 साल पुरानी है। जब कविता लिखना शुरू किए थे तो कहीं भी मौका मिलता था लोग बुला लेते थे। भाई दुर्गा पंडाल लगा हुआ है, अच्छा एक कवि जी हमारे बीच आ गए, भैया आपको सुना दो, तो सुना दिया। कुछ भी हो रहा है तो कवि है तो लोग बोलने के लिए माइक दे देते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में तो हम लोग जा ही रहे थे। लेकिन पारंपरिक जहां कवि सम्मेलन प्रॉपर हो रहा है, जो पुराने कवि सम्मेलन है जिसमें बड़े कवि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां हमको भी मंच पे बुलाया गया, सम्मान दिया गया। तो ऐसे हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से मैं मुख्य धारा के कवि सम्मेलन में हूँ। तो जब आप उन्हें देखते हो कि जो मुख्य धारा के कवि हैं या वो जो उस बड़े मंचों से बात करते हैं, और जब आप वहाँ पे अपनी जगह बना रहे हो धीरे धीरे, जब वो उनके समकक्ष खड़े हो रहे हो या उन्हें उनके लिए ओपन कर रहे हो, जिस तरीके से मंचन का जब हिस्सा हो रहे हो आप, तब आप क्या महसूस करते हो कि मतलब क्या वो जो गैप है, वो जो जर्नी है, तो वो जर्नी कैसी है, कैसे कैसे होके आदमी पहुँचता है असल में मुख्य धारा का कवि बनता कब है? मैं शब्द का कमाल महसूस करता हूँ कि आखिर जैसे हम जैसे लोग, मैं तो सामान्य किसान परिवार का व्यक्ति हूँ, खेती बाड़ी, गाय भैंस, इन्हीं सब के बीच पले बड़े, और दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचे और कार्यक्रमों में पहुँचने लगे तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, बड़े सीनियर IAS ऑफिसर नीचे बैठ के हमको सुनते हैं कि भाई ये कोई बात कह रहे हैं। ये सारा शब्द का कमाल है। हमारे पास तो कुछ नहीं था, जमीन के लोग थे, मिट्टी के लोग थे, तो शब्द ने इतना कुछ दे दिया। मैं जब बड़े कवियों को देखता हूँ कि यार इन्होंने बात कही, इतने लोगों ने ताली बजा दी, तो वो जो महसूस करते हैं हम लोग, तो शब्द की ताकत फील होती है। बाद में लोग मिलने आ जाते हैं, भैया आपने जो बात कही थी बड़ी अच्छी। कोई कोई रो पड़ता है। मैंने दहेज पे कविता लिखी और कितनी जगह हमने वो कविता सुनाई तो लोग रो पड़ते हैं। ये शब्द का कमाल है, शब्द से लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। कितनी जगह वायुमंडल पे कविता लिखी तो लोग कहते हैं कि सच में पर्यावरण पे ऐसी कविता आज तक नहीं सुनी जो उस तत्व को छू जाए कि लगे कि हाँ परिवर्तन होना चाहिए। खुद में लगने लगता है कि यहाँ ये काम ना करें। तो कविता जहाँ परिवर्तनकारी लगती है वहां लगता है कि सच में ये काम बहुत बड़ा काम है। ये अपने समकक्ष या अपने बड़े शीर्ष वरिष्ठ कवियों में भी हम लोग देखते हैं। मैं खुद भी जब बोलता हूँ तो महसूस करता हूँ कि ये एक बड़ा काम है, क्रांतिकारी काम है, अच्छा काम है। तो एक जो चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ कि जब हम इस जर्नी की जो बात कर रहे थे तो शब्द का कमाल तो है ही है। हाँ। बट कई बार समझ में आता है ना कि यार कवि इतनी बड़ी बात इतने आसानी से आपको बोल देते हैं, तो किस किस्म की तैयारी लगती है या किस किस्म का माइंडसेट होता है एक कवि का? वो क्या देखता है, क्या सच है? तो मुझे थोड़ा सा बैक स्टोरी आप बताइए कि जब आप लिख रहे हो तो लिखने का जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे आप ऑब्जर्व क्या करते हो? 2 स्तर से लिखने की प्रोसेस है। एक तो आप अगर उसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो प्रक्रिया एक अलग है, जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों संबद्ध है, जुड़ी है एक दूसरे से। दूसरी बात आपकी ऑब्जर्वेशन की बात है, आप समाज को किस दृष्टि से देखते हैं। बड़ा लेखक, बड़ा कलमकार वही है जिसके पास नवीन दृष्टि है समाज को देखने की। अगर आप उसी दृष्टि से देख रहे हैं जिसे तुलसीदास ने देखा तो तुलसीदास देख चुके ना, अब आप क्या देखोगे? तो आपको अपनी नवीन दृष्टि, अपनी अलग दृष्टि गढ़नी पड़ती है, जिसको कहते हैं मौलिक दृष्टि। आपकी मौलिक दृष्टि होनी चाहिए, यानी जो आपके पास ही है। आप हर चीज को नए तरीके से देखें। एग्जाम्पल से आप बताएं। हाँ, हर चीज पे प्रश्न खड़े करें। जैसे मैंने दहेज पे कविता लिखी तो हमारे घर में, परिवार में, आसपास में मेरे साथ जितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे सब लोगों ने उसको होते करते देखा होगा। मेरे दिमाग में आया ना कि ये क्यों हो रहा है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। तो फिर मैंने उस पर कविता लिखी। देख तो हमारे साथ के, हमारे उम्र के हर लड़का देख ही रहा था ना उसको, हर लड़की देख रही थी। तो सब लोगों ने देखा, उसको देख के गुजर गए, लेकिन मैं वहां रुक गया। मैंने वहां प्रश्न किया कि ये क्यों हो रहा है। तो कवि में प्रश्नाकुलता, व्याकुलता, जिज्ञासु ऐसा कवि को होना चाहिए। ये प्रथम सीढ़ी है। अगर आपको कविता सीखनी है तो आप हर जगह रुकें, देखें कि ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपके खुद के साथ ही घटित हो तभी सीखेंगे। जैसे कविता में जो तत्व लिखा गया है, आपने कहा कविता कैसे बनेगी, तो जब कविता बनेगी तो या तो वो स्वयं से अनुभव की गई हो, महसूस की गई हो, आइदर आपने सोसाइटी में उसको देखा हो तब भी किसी और के अनुभव में वो चीज आई हो, उसकी कहानी आपने सुन ली, आपने उसको सामने से देख लिया, तब भी आप उसको महसूस कर सकते हैं कि यार इस गरीब के साथ ऐसा हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में कुछ गड़बड़ी हो रही है, यार इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो कलम चलती है। जहां भी प्रश्न आएगा, जहां भी व्याकुलता होगी, जहां भी जिज्ञासा होगी, वहां फिर कलम चलेगी, वहां फिर कलम का काम आ जाएगा। फिर कलम क्या करेगी? 2 काम कलम के बताए आचार्यों ने।
हमारे कथाकार कथा सम्राट प्रेमचंद ने कहा, जब प्रगतिशील साहित्य संघ स्थापित हुआ 1936 में, तो उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। तो उन्होंने कविता का और साहित्यकारों का काम बताया कि इनका काम क्या है। उन्होंने कहा साहित्यकार का कार्य, साहित्य का कार्य राजनीति के और समाज के आगे चलना सिर्फ नहीं है या पीछे चलना नहीं है, बल्कि मसाल लेके उनको दिशा दिखाने का कार्य करना है। तो दिशा दिखाने का काम हमें करना है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि साहित्य तो समाज का दर्पण है, आईना है, यही तो एक डिस्कोर्स बना हुआ है। डिस्कोर्स का काम तो करना ही है, यानी हमको आईना तो दिखाना ही है, उसके साथ साथ हमें आगे का काम भी करना है, दिशा देने का काम भी करना है। तो जब वो कवि कलम चलाएगा तब वो प्रश्न उठाएगा कि समाज में ये कुरीति कैसे आई, ये गड़बड़ी कैसे हुई, राजनीति में भ्रष्टाचार कैसा हुआ, तो उसमें प्रश्न उठाएगा, उसको दिखाएगा समाज को कि ये गड़बड़ी हो रही है। इसके बाद इसको ठीक कैसे करना है, उसका रास्ता भी देगा, उसको दिशा भी देगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो दिशा देने का कार्य कवि का है। ये दो कार्य कवि के हैं, ये कवियों को करना चाहिए। समाज को दर्पण भी दिखाए, समाज को दिशा भी दें। तो हम जब कविता लिखते हैं, कविता लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें यही बातें हैं महत्वपूर्ण। संवेदना के स्तर से दो पक्ष कविता के हैं, एक संवेदना का पक्ष यानी क्या विषय उसमें उठाया गया, क्या पक्ष उसमें लिया गया। दूसरा शिल्प का पक्ष यानी टेक्निकलिटीज, क्या छंद आपने लिया, किस तरह की लय आपने बनाई, कौन से छंद में आपने लिखा, ये टेक्निकलिटीज है, ये शिल्प पक्ष है। तो संवेदना के पक्ष में हमको जो विषय लेने हैं वो समाज में देख के, समाज को किस दृष्टि से देखते हैं इस पे निर्भर है। जो शिल्प का पक्ष है वो शास्त्र का पक्ष है। वो जो जब शास्त्र पढ़ेंगे तो वो एक लंबी चर्चा है कि काव्य शास्त्र में क्या क्या विधान बताए गए और छंद शास्त्र में क्या क्या छंद बताए गए, क्या मात्रा गणना है। तुलसीदास ने किन छंदों को लिया। संवेदना का मतलब आपका मैसेज हो गया, अगर मैं समझ रहा हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और जो आपने शिल्प की बात की वो एक्सप्रेशन हो गया। क्या आपका मैसेज का एक्सप्रेशन कैसे, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन, आप किस फॉर्मेट में उसको ढाल के समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो कंटेंट तो वही है। तो जब आपने दहेज पे कविता लिखी तो वो थोड़ा कविता बताइए कैसी, मतलब क्या कविता है वो तो बहुत लंबी कविता है, चूंकि थोड़ा सा अगर हम उसको जब मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। जब कुरीतियां समाज की बन जाएं जीवन से विशाल, और बेटियों का होना बन जाए उनके लिए काल, जब समाज रूढ़िवादी रीति को ढोने लगता है, जब समाज में दानवजन सम्मानित होने लगता है, जब स्त्री का मान जहां में ठोकर खाने लगता है और कोयलों के समूह में कौआ गाने लगता है, जब राज्यसभा में भीष्म द्रोण सब चुप्पी साधे रहते हैं और हुक्मरां सब आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं, जब समाज के नायक भी दो बातें ना कह पाते हैं, पीड़ा को सहने वाले नित पीड़ा सहते जाते हैं, तभी 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 काल का चक्र प्रलय से धीरज खोने लगता है, तभी दहेज मांगने वाला निर्भय होने लगता है। बहुत लंबी कविता है। इसमें ये बताने का कवि ने प्रयास किया कि समाज में दानवजन को आप सम्मानित करने लगे, समाज के नायक बोल नहीं रहे हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है, तब फिर क्या होता है, तब दहेज मांगने वाला निर्भय हो जाता है। वो दहेज मांग सकता है, दहेज देने वाला दहेज दे सकता है, क्योंकि समाज की सज्जन शक्ति उस पर बोल नहीं रही। आचार्य चाणक्य ने कहा कि दुर्जनों की दुष्कर्मता से हम लोग परेशान नहीं है, सज्जनों की निष्क्रियता से देश का नाश हो रहा है। सज्जन लोग निष्क्रिय हैं, तो सज्जन शक्ति, समाज के नायक जब बोलेंगे नहीं तो फिर इस तरह के कार्य होते हैं। बड़ी लंबी कविता इस पे लिखी। आपको कैसे पता चलता है कि आपकी कविता का असर पड़ रहा है, या फिर आप जो कहना चाह रहे थे, जो संवेदना आप व्यक्त करना चाह रहे थे, वो लोगों तक पहुंच रही है? और कहीं ना कहीं हमने ऐसे बहुत सारे मूवमेंट देखे हैं, जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अब हालांकि कविता पाठ या फिर इन सब चीज़ों का फॉर्मेट बहुत मतलब कई सारे फॉर्मेट हैं आज की डेट में जो उपलब्ध हैं। फिर कल भी हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे थे उस पर भी मैं बात करूंगा, जैसे शायरी है, जैसे आज की डेट में रैप बहुत ज़्यादा चीज़ है। अब आप देखें एमिनेम जैसे बड़े नाम हैं कि जो मुर्दों में जान फूंक दें, ऐसे रैप लिखते हैं। नेपाल की ये जो क्रांति हुई इसमें भी कहीं ना कहीं एक रैपर जो अपने लाइफ में वो रैपर भी है और देन ही बिकेम अ वेरी पॉपुलर अमंग दी यंगस्टर्स, उसकी वजह से वो क्रांति आई। कहीं ना कहीं उसने वो इंस्टिगेट किया ये चीज़ें। तो आपको कैसे पता चलता है कि यार कि कविता लिखने से पहले कोई कवि ये सोचता है कि आग लगा देगी? हाँ, लिखने से पहले नहीं सोचता, लेकिन सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत रहता है, कविता कहाँ तक पहुंचेगी या जीवन कहाँ तक पहुंचेगा ये हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। कर भी लेते हैं तो होता नहीं वैसा। आप सबके जीवन में हम लोगों ने देखा हुआ है, कभी सोच नहीं पाता कि ये कविता कहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि ये कविता मैं जो लिख रहा हूँ इसका समाज पे कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। पड़ेगा, कितने हद तक पड़ेगा ये तो जब पड़ जाएगा तभी पता चलेगा। तो बाबा तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखी तो वो उसमें लिखते हैं, स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा,
यानी स्वयं के सुख के लिए। आई फील एंजॉयमेंट, मुझे अच्छा लगे, मुझे आनंद आए, इसलिए मैंने लिखा, मुझे नहीं मतलब समाज में क्या हो ना हो। लेकिन उनके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में रहा होगा, क्या उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा ग्रंथ लिखा है, इसमें इतनी नीति की बातें हैं, इतनी सीखने की बातें हैं, तो समाज नहीं सीखेगा। उनके दिमाग में आई होगी। लेकिन उनकी विनम्रता है जो उन्होंने कहा कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। वो लिख रहे हैं कि मेरे पास कविता का कोई विवेक ही नहीं, आई डोंट नो अबाउट पोइट्री, सत्य कहूं लिख कागज कोरे, सच कह रहा हूं ये बात कि मेरे पास कोई कविता की जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ग्रंथ लिख दिया तो उनके पास जानकारी, ये उनकी विनम्रता थी कि उन्होंने इस तरह की बात कही। तो कवि विनम्रता में भले कह दे कि मैं तो बस अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं साहब, लेकिन उसके दिमाग में तो है कि ये बात समाज में प्रभाव डालेगी। कितना डालेगी बाबा तुलसी, हो सकता है तब नहीं जानते हो, आज 500 साल बाद हम फील करते हैं कि उस ग्रंथ का मतलब क्या, वो ग्रंथ क्या चीज है, समाज को क्या दे गया वो ग्रंथ। तो मुझे लगता है बड़ा परिवर्तनकारी वो एक ग्रंथ था। उससे हम क्या समझे, यहाँ पे वैष्णव और शैव दो संप्रदाय होते थे भारत में, और इनका बड़ा झगड़ा चलता था। शैव वाले लोग शिव की पूजा करते थे, वैष्णव लोग विष्णु की पूजा करते थे। पुराने जितने खंडर मिले, जहां भी मुगलों ने तोड़फोड़ की और किस किसने भी की होगी, वहां सब जगह से हम लोग देखते हैं आज भी विष्णु की मूर्ति निकलती है। इतिहास पढ़ते तो फलानी जगह विष्णु की मूर्ति निकली, राम की मूर्ति कहीं क्यों नहीं निकली। राम जन्मभूमि चूंकि राम का जन्म स्थान था, इसलिए वहां एकमात्र एक जगह है। उसके अलावा सब जगह विष्णु की मूर्ति निकलती थी, गली गली में विष्णु के मंदिर बने हुआ करते थे। लेकिन बाबा तुलसी ने रामचरितमानस को घर घर पहुंचा दिया, तो लोग विष्णु से बड़ा राम को मानने लगे, राम को पूजने लगे। आज गली गली में राम का मंदिर है, विष्णु का मंदिर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह, कविता का चमत्कार इतना बड़ा है, वो किसी व्यक्ति को भगवान भी बना सकता है, सॉरी फॉर टू से, क्योंकि बाबा तुलसी ने राम को बनाया है भगवान। तो आज घर घर राम पूजे जा रहे हैं, ये कविता की ताकत है। उधर उस समय हो सकता है उनको ना पता हो, ना इतना सोच पा रहे हो। त्रिकालदर्शी, ये कहना नहीं चाहिए, कवि लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, जान भी सकते हैं, लेकिन सामान्य भावभूमि से सोच रहे हैं, सामान्य तौर पे चलो नहीं पता उनको। लेकिन आज तो हम जान रहे हैं ना कि 500 साल बाद भी उस ग्रंथ का प्रभाव है। इसी से हम ये सीख सकते हैं कि कविता का प्रभाव बहुत दूरगामी, बहुत दूर तक होता है। कवि इसको भले ना जाने, लेकिन कवि को ये बात दिमाग में रख के ही लिखना चाहिए कि जब ये दूर तक जाएगी तो इससे कोई विकृता, यानी इससे कोई गड़बड़ी समाज में ना हो, जो हो अच्छा हो, समाज की भलाई का हो, समाज की उन्नति का हो, जब ये दूर तक पहुंचे तो। कविता पॉपुलर हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, या इसके पीछे की? जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताएंगे, कोई कवि है, जब, क्योंकि मैं खुद इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हाँ, तो ये कई बार होता है दिमाग में कि हम लोगों को ये चीज़ है, बट प्राइमरीली ये तो अपने लिए कर रहे हैं ना, मैं अपने लिए समझ रहा हूँ, आप अपना ग्रो कर सको, ठीक है, करेक्ट। मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई धर्म आज अगर मेरे साथ बैठा है, तो मुझे ये समझना है कि यार क्या प्रोसेस होता है, कविताएं कैसी, जो मुझे उस दुनिया में झांकना है तुम्हारे साथ। अब कहानी ये होती है कि एक अच्छी फिल्म बनी, एक अच्छा कंटेंट बना, एक अच्छी कविता, एक अच्छी किताब, लेकिन वो दूर तक जाए, और इस बात को अगर उसी कवि के ऊपर रख दिया जाए कि भाई साहब ये तुम्हें ही ले जाना है, तुमने लिख दिया है और अब तुम्हें ही पहुंचाना है, तो ये तो कितना मुश्किल होगा। तो असल में कविता को लोगों तक ले जाना, उसको एक्सपैंड करना, उसकी रीच बढ़ाना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? यानी सीधे शब्दों में आप पूछना चाह रहे हैं कौन सी कविता जिसकी रीच बढ़ सकती है, किस तरह कविताओं की रीच बढ़ती है, या जिम्मेदारी किसकी है? सारे प्रश्न इसमें आ गए एक तरह से। तो इसमें एक काव्यशास्त्र का सिद्धांत है, कविता का जो शास्त्र है उसमें सिद्धांत है साधारणीकरण। यानी हम जो बात कह रहे हैं उसका साधारणीकरण कितना हो रहा है। साधारणीकरण यानी उसका नॉर्मलाइजेशन कितना हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन यानी कितने पब्लिक उससे रिलेट कर पा रही है। हमने जो बात कही कितने पब्लिक के लिए रिलेटेबल है वो बात। अगर कोई बात ऐसी कही मैंने जो मैंने फील करी और पब्लिक ने उसको फील नहीं करी, तो वो कविता नहीं पहुंचेगी। कितने उदात्त की कविता हो, यानी कितनी श्रेष्ठ कविता हो, यानी आपकी कितनी डीप फीलिंग उसमें इन्वेस्ट हो, कितनी भी डीप फीलिंग इन्वेस्ट हो, लेकिन पब्लिक ने रिलेट नहीं किया, वो कविता कहीं नहीं जाएगी, वो आपके किताब में रह जाएगी, बंद डायरी में पड़ी रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कविता में जो साधारणीकरण का सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो हम लोग जब लिखते हैं तो हमारे दिमाग में निश्चित तौर पर सामान्य रूप से वही विषय आते हैं। जैसे मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा कि राम तुम्हारा रूप स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यानी आपकी स्टोरी में ही इतनी कविता है कि कोई आप पे लिखेगा वो कवि हो ही जाएगा, इसमें कोई चमत्कारिक बात नहीं है। इसीलिए बाबा तुलसी ने राम को एक्सपेंड तो किया, लेकिन राम तो पहले से थे ना। वाल्मीकि रामायण लिखी थी तो बुद्धिजीवियों के बीच, लोगों के बीच राम पहले से थे। उनको मोस्ट पॉपुलराइज करने में बाबा तुलसी का काम था। वैसे ही जो कवि लिखते हैं, जितने कवि पॉपुलर हैं, वो किस लिए पॉपुलर हैं? वो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। जितने सिंगर पॉपुलर हैं, क्यों पॉपुलर हैं? या उन्होंने प्यार के नगमे गाए हैं, या तो उन्होंने दुख भरा प्यार या प्यार में बिछड़न के गाए होंगे, या प्यार में
संयोग के गाए होंगे, मिलने के गाए होंगे। गाए तो उन्होंने प्रेम के है ना, प्रेम तो समाज का तत्व है, हर व्यक्ति प्रेम को फील करता है, तो पब्लिक उससे रिलेट कर पाती है, तो वो गाने पॉपुलर हो गए, वो गीत पॉपुलर हो गए, वो कवि पॉपुलर हो गए जिन्होंने वो पंक्तियां लिखी। तो कविता हम जब लिखते हैं उसको कैसे पॉपुलर कर सकते हैं, ये एक तरह से हम सोच सकते हैं। हालांकि वैसे कवि को सोचना नहीं चाहिए। मैं जो मानता हूं कि कवि का काम ये नहीं है वो ये सोचे कि ये पंक्ति वायरल कैसे होंगी, ये पॉपुलर कैसे होंगी, प्रसिद्ध कैसे, ये कवि का काम नहीं है। कवि का काम है वो जो अनुभूत करे उसको लिखे, जिसको वो फील करे उसको लिखे। इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने लिखा कि पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो पावरफुल फीलिंग्स स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो हो रही हैं वो पोइट्री है, वो आप लिखोगे वो कविता है। तो कवि को तो कविता लिखने पे ध्यान देना चाहिए, पॉपुलर होगी कि नहीं उसका काम नहीं है। जैसे ही आप ये सोचना शुरू करोगे आप उस फ्लो को भी तोड़ दोगे। फिर आप उसमें कोई जबरदस्ती का डालोगे कि यार पब्लिक इस चीज को पसंद कर रही है तो मैं इस पे लिखने का प्रयास करूं, जो कि आपके भाव में नहीं है, आप उसको फील नहीं करते, तो पोइट्री अच्छी नहीं लिख पाओगे। फिर आप गड़बड़ पोइट्री लिखोगे, बेकार पोइट्री लिखोगे, उससे पोइट्री का नुकसान होगा। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कवियों को ये बात नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो सोचते हैं तो सामान्य रूप से जो समाज में बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले विषय आप उन पे लिखो, आपकी कविता पॉपुलर होगी, लोग पसंद करेंगे, देखेंगे। जैसे इसमें एक विषय राम है, मैथिलीशरण गुप्त ने कह दिया, उसमें एक विषय प्रेम है, सबने कह दिया। जैसे आज वीरस के कवि को लिखना है तो हर वीरस का कवि शहीदों पे लिखता है, क्योंकि शहीद पे लिखोगे सब लोग आपको पसंद कर लेंगे, अरे सब लोग रिलेट करना है। हर दूसरे घर में एक व्यक्ति है जो सेना में है तो लोग उससे रिलेट करेंगे। अपने यहाँ जितना ग्लोरीफाई भी किया जाता है, करना भी चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। तो वीरस के कवियों को विषय मिल गया, तो पॉपुलर विषय है, आप उन पे लिखोगे आप पॉपुलर हो जाओगे, सामान्य सी बात है, लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे, पढ़ेंगे। जो बहुत ही सेंटिमेंट जो चल रहा है सोसाइटी में, अगर आप जब आप उसी को उस तार को जब छेड़ोगे तो लोग कनेक्ट करते हैं निश्चित रूप से। क्या कभी ऐसा होता है क्या, और क्या कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं हमें अपने पूरे पोइट्स के, जो भी अभी तक जितने भी पोइट्स हमने देखे हैं, जिनको मिसअंडरस्टूड किया गया हो, वो कहना कुछ चाहते थे और लोग कुछ और समझे, या फिर उनको उस तरह की इज्जत नहीं मिली? हाँ, ऐसा कई कालों में हुआ। जैसे हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे, तब मैंने रीत काल का उदाहरण दिया था। हमारे जो कविता के मित्र हैं, जो साहित्य को, लिटरेचर को पढ़ते समझते हैं, वो जानते हैं जिन टाइम फ्रेम में हिंदी साहित्य को, हिंदी लिटरेचर को बांटा गया वो 4 टाइम फ्रेम है। आदिकाल 1000 से लेके 1300 के आसपास तक, फिर भक्तिकाल जिसमें सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें कबीर, तुलसी, रहीम, सूरदास, मीरा सब भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। सबसे समृद्ध काल उसको माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक शीर्षस्थ कवि उसी काल में हुए। मीराबाई उसी में, सूरदास उसमें, कबीर, तुलसी, रहीम सब उसमें है, सुंदरदास उसमें है। तो उसके बाद जो काल आता है रीत काल का समय, जब कई रियासतें थी, कई रजवाड़े थे, उस समय अधिकतम कवि जो है राज्याश्रित हो गए थे रीत काल के समय में। तो उन कवियों ने जो लिखा है उसको ठीक नहीं समझा जाता तथाकथित पुराने आलोचकों के हिसाब से। अब तो हालांकि उनका खंडन होने लगा, नए फिलोसोफर्स, नए विद्वान, पोइट्री के नए आलोचक इस बात का खंडन करते हैं, उनके कविता में भी मुख्य तत्व को ढूंढते हैं, पाते हैं। तो रीतकाल के हमारे जो कवि हैं, जिसमें ग्वालियर के कवि बिहारी थे, जिसमें घनानंद थे, तो ऐसे जो कवि हैं उन सबको, जिसमें बोधा थे, उन सबको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया, उनको ठीक से समझा नहीं गया। क्यों? यही कारण थे, चूंकि वो राजा के यहाँ रहते थे, तो उनकी कविता को ये माना गया कि तो राजा के लिए कह रहे थे, या उन्होंने अपने प्रेम प्रसंग पे अधिक लिखा। तो उससे पहले जो कविता लिखी जा रही थी, जिसको अच्छा मान रहे थे, वो सोसाइटी की कविता थी ना। तो जब आप सोसाइटी की कविता को अच्छा मानोगे, मापक पहले से क्या सेट हो गया कि जिसने सोसाइटी पे लिखा है वो अच्छी कविता है। कबीर लिखते थे कि अच्छी कविता ये है, तो अब मापक वो सेट हो गया, तो जो प्रेम की बातें करेगा उसको बेकार ऐसे ही समझेंगे, अरे यार ये तो प्यार की, रोने धोने की, ये सब बातें करता रहता है। और उस रीत काल में सर्वाधिक कवियों ने यही बातें की, तो फिर लोगों ने उनको अच्छा नहीं समझा। लेकिन मैं मानता हूं, और बाद के आचार्यों ने भी, आलोचकों ने भी ये बात स्वीकार की कि उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया, ना सिर्फ प्रेम निरूपण लिखने में, ना सिर्फ छंद शास्त्र को बढ़ाने में। उन्होंने संस्कृत, चूंकि वो जितने भी कवि थे वो सब संस्कृत के ज्ञाता थे और संस्कृत से ही हिंदी में आए थे। संस्कृत आलोचना को, संस्कृत काव्यशास्त्र को हिंदी काव्यशास्त्र में ठीक रूप से रूपांतरित करने का, ट्रांसफॉर्म करने का काल वही है जो रीत काल है। तब हिंदी में ठीक से छंद आया है रीत काल के समय। हम लोग मध्यकाल में तो उतना ज्यादा छंद है भी नहीं, सीमित छंद है, उसी में सब लिखते रहे, दोहा चौपाई उसी में। रहीम ने भी दोहा लिखे, तुलसी ने भी दोहा लिखे, कबीर ने भी दोहा लिखे, सब लोग एक ही तरह के छंद लिख रहे हैं। लेकिन इधर बहुत प्रयोग हुए, रीत काल में सर्वाधिक प्रयोग हुए, यानी शिल्प की दृष्टि से। जैसे घनानंद ने छंद लिखे, विभिन्न प्रकार के छंद घनानंद लिखे, भूषण ने तांटक छंद में प्रयोग किया, हरगीत का छंद में प्रयोग किया, अन्य छंद उसी के बाद से लिखे जाने लगे, उसी के बाद से उन छंदों पे और सर्वाधिक प्रयोग। ऐसे बताओ कि जैसे मेरे को हिंदी पढ़े हुए अब 10th के बाद नहीं पढ़ी है, हाँ, तो मुझे भी समझ में आ जाए कि हाँ इधर क्या डिफरेंस है। अच्छा,
मतलब अगर कोई हम 2-4 लाइनें लेके कि जब आप बोल रहे हो वो बात मुझे समझ आई कि भाई पहले जो होता था एक तय फॉर्मेट था कि दोहे में लिख रहे हैं या फिर चौपाइयों में लिख रहे हैं, और उसके बाद में चीजें जो है, जब भूषण की बात करते हैं कि भूषण मेरे भी बहुत फेवरेट, वो जो भुज भुज गेसी की बेसंगिनी भुजंगिनी सी, ये जो कुछ 2-4 ऐसी कविता हैं जो एक्चुअली आज भी अगर आप ऐसे छत्रसाल महाराज के बारे में या उनके उनकी तलवार के बारे में ये जो बात हो रही है, तो ये बड़ा बहुत मज़ेदार है और ये कहीं ना कहीं मतलब हमें समझ में भी आ जाता है। जैसे जब भी हम भी पढ़ते थे तो हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, बट कई बार कविता समझ में नहीं आती थी। तो वो जो समझने की जो आप प्रक्रिया बता रहे हो कि आम जन के हिसाब से वो लैंग्वेज ऐसी हो गई कि लोगों को समझ में आने लगी। हाँ, नहीं देखो, रीतकाल की लैंग्वेज तो खैर जो उस समय बोलियों का प्रचलन था, तो भूषण जिस बोली में लिख रहे हैं वो बुंदेली में लिख रहे हैं, इधर के जितने कवि लिख रहे थे वो ब्रज में लिख रहे थे। ब्रज भाषा में बहुत समृद्ध साहित्य है। अवधि में लिख रहे थे। मानक हिंदी में तब नहीं लिखा जा रहा था। मानक हिंदी जिसको हम कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी जिसको कहते हैं, उसमें आधुनिक काल से लिखना प्रारंभ हुआ। तो रीतकाल का जो समय है भले बोलियों का समय है, लेकिन छंद निरूपण का समय वो है। यानी जितना संस्कृत में, यानी हमारी हिंदी चूंकि संस्कृत से बनी हुई हिंदी है, तो ग्रामर भी वहीं से लिया गया। तो काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र, छंद का जो विधान है, कविता का जो विधान है, वो भी वहीं से लिया गया। उसका एक्सपेंड रीतकाल के काल में हुआ। तो एक आध एग्जाम्पल उस टाइम से, जैसे बिहारी जी का ही अगर कुछ। बिहारी का अभी एकदम से तो मुझे कोई दोहा ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर मैं आएगा तो मैं बीच में सुना दूंगा, उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन बिहारी ने तो खैर सर्वाधिक दोहा ही लिखे। बिहारी ने तो एक ही फॉर्मेट में काम किया और वो इतना सिद्धस्त कार्य उन्होंने किया कि बाद के जितने भी वेस्ट के भी फिलोसोफर्स थे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि वेस्ट में भी अब तक बिहारी जैसी पुस्तक नहीं लिखी गई जितनी समृद्ध साहित्य उन्होंने लिखा है। क्या खास बात थी उनके लेखन? वो कम शब्दों में बड़ी बात कहते थे। तो अगर कोई लाइन अगर बिहारी के बारे में कहा जाता था, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, ऐसे करके उनके बारे में पंक्तियां है। तो वो उनके जो शब्द मतलब 2 पंक्तियों में बड़ी बात कहते थे। तो ऐसा काम बिहारी का था, कम शब्दों में बड़ी बात, ये कहा भी जाता है कवियों के लिए। तो बिहारी ने वो काम किया। 719 दोहे उनके उसमें संकलित हैं और 719 दोहों का साहित्य तब लिख रहे हैं जब सारे कवि 100 150 पुस्तकें लिख रहे हैं। उन्होंने कोई 2 4 5 10 100 150 पुस्तक लिखने का प्रपंच नहीं किया। एक पुस्तक लिखी, उसमें 700 दोहे लिखे हैं और सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक स्वीकार्य कवि रीतकाल के बिहारी हैं। तो वो कार्य उस समय हुआ जो रीतकाल में हुआ। इसलिए रीतकाल का साहित्य बहुत समृद्ध है, लेकिन उसको उस दृष्टि से देखा नहीं गया। इसलिए मुझे लगता है आप जब कह रहे हैं कि जिसको मिसअंडरस्टूड किया गया, जिसको अंडर एस्टिमेट किया गया, वो साहित्य रीतकाल का साहित्य, वो लिटरेचर रीतकाल का लिटरेचर है। अभी एग्जाम्पल तो अभी मुझे तुरंत से ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। अब ये कह रहे हैं कृष्ण राधिका का वर्णन उन्होंने किया, तो ये इतने सारे भाव उन्होंने जोड़ दिए। कहत नटत, कह भी रहे फिर नट गए, रीजत खिजत फिर रीज गए फिर खींच गए, दोनों भाव जोड़ दिए, रीजत खिजत। मिलत खिलत, मिल भी रहे हैं फिर खिल भी रहे हैं, और लजियात, और लजिया भी रहे हैं। तो इतने सारे भाव जोड़ दिए। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, यानी भवन भरा हुआ है, कई लोग बैठे हुए हैं उस भवन में, उस ऑडिटोरियम में, आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं। खूबसूरत। तो उन्होंने कई सारे भाव 2 पंक्तियों में जोड़ दिए। ये बिहारी की पंक्ति है, मुझे अचानक से ध्यान नहीं है, आपने दिखाया तो ध्यान आ गया। तो ये बिहारी की पंक्ति, ये उनका चमत्कार है, शब्द चमत्कार है। ये शब्द चमत्कार बिहारी से पहले अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। पहले भाव बहुत प्रबल था, मध्यकाल में भक्तिकाल तक। भक्तिकाल में भाव बहुत प्रबल है, निश्चित रूप से। राम की बात हो रही है, सूरदास ने कृष्ण पे ऐसे छंद लिख दिए। लेकिन जब हम लोग रीतकाल में आते हैं तो शिल्प बहुत, क्राफ्ट पे काम बहुत हुआ। तो क्राफ्ट पे जितना काम हुआ, जिससे आज हम हिंदी साहित्य को इतना अच्छा मानते हैं, इतना समृद्ध मानते हैं, इतना पॉपुलर मानते हैं, ये इसमें एक क्राफ्ट का भी तो योगदान है भाई। रीतकाल कौन सा टाइम है? ये लगभग 1650 से लेके 1800 तक मान के चल सकते हैं, रीतकाल का समय। ओके, जब अंग्रेजों ने जो हाँ, है 1850 तक भी लोग मानते हैं। उसमें अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। उसमें 1700 से 1900 कुछ मानते हैं, कुछ लोग 60-50 से लेके 1750 तक मानते हैं। लेकिन वो लगभग 200-250 साल का काल है, वो रीतकाल का काल है। अंग्रेज तब धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। रियासतें, रजवाड़े थे, जितने भी कवि उस समय हुए वो सब किसी न किसी रियासत के अंतर्गत, किसी न किसी राजा के अंतर्गत कार्य करते थे। तो आप कैसे देखते हैं, जैसे जब आपने भक्ति काल की बात करी, तो कबीर जो है वो समाज को आईना दिखा रहे हैं, ठीक है, सिखा भी रहे हैं, फिलॉसफी भी बता रहे हैं, जीवन दर्शन भी बता रहे हैं। और वहीं मीरा है जो सिर्फ भक्ति में लीन है, वो सिर्फ वहाँ रसखान भी यही कर रहे हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है
कबीर की पर्टिकुलरली, जो कबीर को आज भी पढ़ते हैं लोग, जो भी फिलॉसफी स्टडी करते हैं बिना कबीर के पढ़े उनकी फिलॉसफी दर्शन जो है वो पूरा हर नहीं हो क्षेत्र सकता। में, हर क्षेत्र में। इसीलिए हमारे एक आचार्य ने कहा कि कबीर जो है कवि कम समाज सुधारक ज्यादा है, और लगता भी है। और कबीर को आप सोशोलॉजी में भी पढ़ेंगे, आप इसमें भी हिंदी साहित्य में भी पढ़ेंगे, और संगीत के क्षेत्र में भी आज तो कबीर की वाणी कितनी गाई जाती है, कितने लोग पॉपुलर हो गए कबीर के गीत गा गा के, कबीर के दोहे गा गा के। तो अब हर क्षेत्र में कबीर पहुंच गए। तो जिस हम लोग भक्तिकाल की जब बात कर रहे हैं, तो भक्तिकाल में, भक्ति में ईश्वर को प्राप्त करने के क्रम में 3 जो धाराएं बताई गई, जिसमें एक तो या तो आप भक्त बन के प्राप्त कर सकते हैं, या ईश्वर के प्रेमी बन के, या ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। उन तीनों मार्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्य भक्तकाल में हुआ। यानी ज्ञान मार्ग का काम कौन कर रहा है? कबीर ने वो काम किया, वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सब चीज़ों का खंडन किया और कहा कि अपने अंदर ही ईश्वर है, निर्गुण। चूंकि वो कवि थे, वो इस बात को स्वीकार करते थे। उसके बाद भक्ति मार्ग का काम किसने किया? जैसे बाबा तुलसी हैं, वो भक्ति से प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर के भक्त हैं। और उसी में मीराबाई हैं, जो प्रेम मार्ग के थ्रू जा रही हैं, जो उनको अपने माधुर्य भाव को जोड़ती हैं। मीराबाई जो प्रेम करती हैं कृष्ण से, तो प्रेम मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने वाली मीराबाई, भक्त मार्ग से प्राप्त करने वाले बाबा तुलसी, और कबीर दास जो ज्ञान मार्ग से ईश्वर की ओर जा रहे हैं। तो इन तीनों मार्ग पे चलने वाले लोग उस समय थे, इसलिए वो काल श्रेष्ठ काल है। इसीलिए उस काल में सर्वाधिक शीर्षस्थ कार्य धर्म की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से उस काल में हुआ। और वो काल है जब हम लोग मुगलों के अधीन हो रहे हैं। यानी जब दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति से जुड़ रही है, तब भी हमारी संस्कृति को बचाने के रूप में जो कार्य कबीर ने, तुलसी ने, रहीम ने किया, वो श्रेष्ठ कार्य था। तो अगर हम थोड़ा सा और समझना चाहें कि कबीर असल में कर क्या रहे थे, समाज सुधार और समाज सुधार कर रहे थे मूल रूप से कबीर। चूंकि जो आचार्यों ने भी कहा, मेरा मत भी इसमें सही है। कबीर कहते हैं, ऐसे कागज छुई नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो मैंने कभी कागज नहीं छुआ, मैंने कभी कलम हाथ में नहीं गई। ठीक वैसी बात जब तुलसी ने कही, मैंने कहा कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। हो सकता है कि कबीर भी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहे हों कि मैंने कभी कलम नहीं छुई। लेकिन अगर इसमें सच भी है, जो कि आचार्य लोग भी बताते हैं कि कबीर तो बात कह देते थे, उनको जो दिख गया वो कह देते थे। और उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने कबीर की वाणी को संपादित किया। यानी कबीर ने जो बातें कही, उन्होंने उसको एकत्रित करके, कबीर ने लिखा कुछ नहीं, कबीर ने कुछ नहीं लिखा। जो बात आचार्य द्वारा बताई जाती, जो हमने पढ़ी सुनी सीखी, चूंकि कबीर को लेकर ही कई विवाद हैं, कई बहस हैं, कई विमर्श हैं इसमें, तो उसमें हम लोग प्रमाणिक रूप से, सत्य रूप से कुछ नहीं कह सकते। जो भी बात आचार्यों ने बताई वो मैं आप सबको पहुंचा रहा हूँ। तो कबीर के जो शिष्य धर्मदास थे, उन्होंने ही कबीर की वाणी को संपादित किया। कबीर तो समाज में जो भी उनको दोषपूर्ण लगता था, उस पर वो कटाक्ष करते थे, उस पर वो बोलते थे। तो कबीर ने कहा कि जो घर जा रहा है आपनो, सो कबीर संग होए। कबीर का दोहा है, कबीर की पंक्ति है, कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, जो घर जा रहे आपनो, सो कबीर संग हो। ऐसा कुछ करके पंक्ति है। यानी जिसको अपना घर जलाना हो, वो कबीर के साथ खड़ा हो। तो घर जलाने की बात कर रहे हैं, वो तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज के लिए कार्य करने का उनका, कबीर का प्रण है। समाज में जहां भी वो कुरीति देखते हैं, धर्म के स्तर पे, जात के स्तर पे, या अन्य जहां भी उनको लगता है पाखंड बिखरा हुआ है, वहां कबीर कटाक्ष करते हैं। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल रहा है तो पहाड़ की पूजा करो, वो तो बहुत ऊंचा है। और मुसलमानों पे कटाक्ष करते हैं, ये हिंदुओं पे कटाक्ष कर दिया। उधर मुसलमानों पे कटाक्ष करते हैं कि ताचड़ मुल्ला बांग ने क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी इस पे तुम चिल्ला रहे हो क्या, खुद उसको सुनाई नहीं पड़ता है जो इतना चिल्ला रहे हो। तो कबीर कहीं किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा। सबको जहां भी उन्हें गड़बड़ी लगती है उस पर वो बोलते हैं। तो कबीर ने कहा बहुत, उसको संपादित करने का काम उनके शिष्य धर्मदास ने किया। यानी कबीर मूल रूप से समाज सुधारक थे। समाज को आईना दिखाने के लिए उन्होंने कविता का सहारा लिया, साहित्य का सहारा लिया। चलिए अब हम आते हैं अभी के समय में। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि एक जो बहुत बड़ी बहस है जो चल रहा है, और लगभग हर उस घर में ये बहस छिड़ी हुई है जहाँ पे कोई यंग लड़का ये बोल रहा है मुझे ना कविताएं लिखनी है, मुझे कविता पाठ करनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है भाई कि कविता पाठ करना, तब तो आप समाज के लिए कर ले रहे थे, आप कबीर जी की बात अलग है और बाकी लोगों की बात अलग है, लेकिन अब तो घर चलाना है। तो क्या हिंदी कविता से घर चलता है? अब ये बड़ा गंभीर विषय है, लगातार आता भी है, इस पर लंबी चर्चा होनी भी चाहिए। कविता से घर चल सकता है, लेकिन कवि को इस बारे में नहीं सोचना। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, जैसे कवि को यश के बारे में नहीं सोचना है, वैसे ही कवि को धन के बारे में नहीं सोचना, वरना वो कविता से समझौता करेगा, उसमें कविता का हास होगा, वो कविता से समझौता कर लेगा कहीं ना कहीं।
अगर वो कविता को अपनी रोटी से जोड़ देगा, चूंकि रोटी का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर उसको वो कविता को जीविका से जोड़ देगा, जीविका का प्रश्न बड़ा प्रश्न है आज के समाज में तो और ज्यादा, तो वो फिर कविता से समझौता कर लेगा। उसको लगेगा कि ऑर्गेनाइजर इस फ्रेम का व्यक्ति है, यानी ऑर्गेनाइजर किसी पार्टी से जुड़ा है, ऑर्गेनाइजर किसी विचार से जुड़ा है, तो मैं उसको वहां खुश करने के लिए उसको खुश करने के लिए फिर मैं वो वहां राज्य इसी आश्रित विचार वाली की बात हो गई वो। उसी विचार की कविता सुनाऊं, जिससे जो है वो खुश हो जाए और अगली बार भी हमको बुलाए, इस बार भी हमको खूब पैसा दे। तो आपको चूंकि आपकी रोटी का विषय वही है, रोटी ही उसी से कमानी है, तो आप कहीं ना कहीं कविता से समझौता करोगे। आप समझोगे कि पब्लिक को ये पसंद आ रहा है आजकल, तो अपन भी यही लिख देते हैं, पब्लिक को जो पसंद आ रहा है उसी तरह का कार्य आप करने का प्रयास करोगे। लेकिन कविता का कार्य किसी को खुश करने का कार्य नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हो कि पोएट प्रोफेशन नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा। मैं इसमें दो बातें कह रहा हूँ, इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। मैं जो ये बात समझा रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ, इसलिए कि कवि को इसके बारे में नहीं सोचना है, ये कार्य समाज का है, समाज को ये सोचना है। जैसे हमारे समाज में जिस प्रकार से एक संत एक अलग धारा है कि भाई संत समाज के बारे में सोचेगा, संत पैसे के बारे में नहीं सोचेगा, उसको उसमें धन को लेकर नहीं सोचना चाहिए, जीविका को लेकर नहीं सोचना चाहिए। लेकिन समाज को इस तरह के फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। कवि सम्मेलन जगत की अगर हम बात करें तो कवि सम्मेलन जगत को इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना चाहिए कि हम जो कवि मन की बात कह रहे हैं, समाज की बात कह रहे हैं, जो कवि कविता में क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम उनको मंच दें, हम उनको सम्मान दें, हम उनको उतना धन दें। तो ये काम कवि का नहीं है। मैं कवियों से एक बात जरूर कहता हूं, चूंकि कविता सृजन का काम है। आप ये देखेंगे कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप आईआईटी कर सकते हैं ना, उसका एक फॉर्मेट है, उसका एग्जाम दो, आप आईआईटी में पहुंच जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, कहीं जॉब मिल जाएगी। अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है तो आईआईएम में जा सकते हैं, विदेश में भी कहीं सीख सकते हैं। और अगर आपकी घर की दुकान बहुत बड़ी है तो घर वाले भी सिखा सकते हैं मैनेजमेंट कैसे होता है। मैं अभी पिछले महीने देहरादून गया था, तो वहाँ पे एक ग्राफिक्स की यूनिवर्सिटी है, ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी। अगर आपको ग्राफिक्स सीखना है तो उसकी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर, जहाँ हम बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। यहाँ राजा मानसिंह तोमर संगीत के बहुत प्रेमी थे, खुद भी संगीतज्ञ थे, ध्रुपद गायन के बहुत प्रेमी थे। यहाँ पे राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय बना हुआ है, संगीत सीखना है तो संगीत सीख सकते हैं। दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ से मनोज वाजपेयी पढ़े हुए हैं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आप वहाँ पे नाट्य सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग ड्रामा करते हैं। लेकिन कविता की यूनिवर्सिटी, कविता की संस्थान आपने भारत में नहीं देखी होगी, क्योंकि वो सृजन का कार्य है, वो सीखने का कार्य नहीं है, वो सृजन का कार्य है। वो ईश्वर ही देगा, आप क्या सृजित करोगे। इसलिए काव्य में 3 हेतु ईश्वर ने बताए हैं, प्रथमा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, जो आचार्यों ने बताए हैं, माफ करेंगे, आचार्यों ने जो 3 हेतु बताए हैं, प्रथमा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। यानी कविता कैसे लिखी जाएगी। कविता में एक मूल तत्व है, प्रथमा का तत्व है, यानी ईश्वर वो देता है। आचार्य बताते हैं कि प्रथमा ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ही दे सकता है। वेस्ट के जो फिलोसोफर हैं उन्होंने कहा कि काव्य की कोई देवी होती है, काव्य की देवी ये देती है। कुछ फिलोसोफर्स ने कहा कि ये प्रकृति जन्य है, प्रकृति देती है कविता, क्योंकि कविता सीख तो सकते नहीं, इसलिए कविता की यूनिवर्सिटी नहीं, तो ये प्रकृति दे, ये काव्य की देवी दे। हम लोग कहते हैं कि सरस्वती दे रही है या ईश्वर दे रहा है, ये प्रतिभा है जो ईश्वर देता है, ये एक अंग जो उसके तरफ से ही दिया जाएगा, ये कहीं अन्यत्र से आ रहा है, ये आप सीख नहीं सकते। इसके बाद जो इसमें दूसरा अंग है वो व्युत्पत्ति है, उसका मतलब होता है अनुभव और आपका अध्ययन। यानी जैसे मैंने दहेज पे लिखा तो मेरा कोई अनुभव उससे जुड़ा हुआ रहा हो सकता है, या मैंने उस पर कोई अध्ययन किया होगा। मैंने वायुमंडल पे लिखा तो मैंने कहीं अध्ययन किया होगा कि पर्यावरण का कितना दिक्कत हो रही है, वायुमंडल में क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो आपका अध्ययन, आपका अनुभव, ये व्युत्पत्ति है। तीसरा उसमें अभ्यास, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना आपकी लेखनी और ग्रूम होगी और पोषित होगी और विकसित होगी। तो इन तीनों से जुड़ के ही कविता बनती है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो हम सब लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन कविता को सीख नहीं सकते। इसलिए इसकी कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका कोई संस्थान नहीं है। वर्ल्ड में अब कहीं कहीं प्रयोग होने लगे, किसी किसी यूनिवर्सिटी में पोइट्री स्कूल खुलने लगा, पोइट्री डिपार्टमेंट बनने लगा है, लेकिन वो लोग भी काव्य शास्त्र पढ़ा देते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कविता का तत्व है वो नहीं पढ़ा सकते। तो जो बात मैं समझा रहा था कविता की जीविका को लेके, चूंकि ये ईश्वर जनित है, ईश्वर से दिया हुआ है, इस सृजन का कार्य है, तो हम लोगों को इसको लेके जीविका के पीछे नहीं भागना चाहिए। हर कवि को कोई ना कोई अपना जीविका का कार्य अलग से देख लेना चाहिए। अभी तक भी, आज दिन तक भी परंपरा में जितने कवि पूर्व में हुए वो सब कुछ ना कुछ कार्य करते थे। 24/7 कवि नहीं थे, क्योंकि वो भाव तो कवि आएगा ना, यानी कहने का तात्पर्य है रैंडम आएगा ना, कवि अचानक से ही आएगा।
आप बैठ के तो काम कर नहीं सकते कि आपको रेगुलर काम करना है, तो आपको रेगुलर तो कोई ना कोई काम देखना ही पड़ेगा अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो मैं सबको यही सलाह देता हूं कि कविता से पैसा बहुत ज़्यादा आ सकता है। लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं कविता से, स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं कविता से, फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं, हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं, बहुत सामान होता है, प्राइवेट जेट से जाते हैं, कुमार स्वास्थ्य जी जाते हैं, उनकी टीम जाती है, मोटा पैसा हम लोगों को भी मिल जाता है, कहीं जाते हैं लिफाफा मिल जाता है, चेक मिल जाता है, अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, बड़ी संस्थानों के बड़े कार्यक्रम हो तो पैसा आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पैसा और भी बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, कवि को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन कविता पैसे से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। यानी कवि ये सोच के ना लिखे कि पैसा मिलेगा तो इस तरह की कविता मैं लिखूं, वो काम कवि का नहीं है। मतलब ये कोई प्रोसेस नहीं है कि मैं एक वायरल कविता लिख दूं, आज की भाषा में बात करें तो उसकी प्रोसेस है हालांकि, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। जो बात मैंने कही नहीं कि वो साधारणीकरण है, मतलब आप उतने सारे सेंटिमेंट सब मसाला डाल दो तो बन जाएगी। जो सेंटिमेंट चल रहा है, अभी हम लोग ग्वालियर में बैठे हुए हैं और ग्वालियर में आजकल में किस तरह की चीजें चल रही हैं, जो आदरणीय अनिल मिश्रा जी और तथाकथित जो लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर जो विवाद खड़ा किया है, उसमें जो भी पक्ष जिसका भी हो, उस विषय पे कोई कविता बोल दे, वायरल हो जाएगी, क्योंकि वो विषय ही वायरल चल रहा है ना। बिहार चुनाव पे कोई कविता लिख दे, बोल दे, वायरल हो जाएगी, क्योंकि वो विषय अभी प्रासंगिक है। जो भी प्रासंगिक विषय है आप उस पर लिखोगे तो आप वायरल हो जाओगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो थोती बात होगी ना, आप फिर वायरल होने के लिए लिख रहे हैं, आप फिर भाव से कविता नहीं लिख रहे, आप फील करके नहीं लिख रहे, आपने उससे जुड़ाव महसूस नहीं किया, आपने बस ये देख लिया कि इस पे बहुत न्यूज बन रहा है, इस पे बहुत समाचार बन रहे हैं, इस पे मीम ज्यादा बन रही है, मैं इस पे लिख देता हूँ। पद्मावती फिल्म आई है तो पद्मावती पे कविता लिख देता हूँ, तो ये उस थोती बात हो गई। इससे आप मौलिक काम नहीं कर सकते, यानी काव्य तत्व प्रखर नहीं निकल के आएगा, यानी श्रेष्ठ कविता इससे नहीं लिखी जाएगी। काम चलाओ, काम हो जाएगा, आप कहीं सुना दोगे, वायरल हो जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे, ताली पीट देंगे, लेकिन फिर वो कविता का काम नहीं है, वो बाजार का काम है। तो आप बाजार का काम करो, कोई दिक्कत नहीं, कविता का काम नहीं कर पाओगे। उस दृष्टि से कवि को बाजार के बारे में नहीं सोचना है, बाजार को कवि के बारे में सोचना है। एक कवि और राइटर, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है, विधा का फर्क है या विधा का फर्क है। कवि भी एक राइटर है, यानी पहले तो जैसे हम लोग गजल के बारे में कहते हैं कि गजल लिखी नहीं जाती, कही जाती है, गजल के आचार्य बताते हैं। ऐसी कविता के बारे में भी यही है कि कवि तो कहने, जैसे कहा नहीं कबीर ने कि अस कागज छुई नहीं कलम गई नहीं हाथ, मैंने कभी कागज कलम नहीं छुआ, कही बात तो बाद में संपादित हो गई। मूल रूप से जब कविता प्रारंभ हुई होगी तब कही गई बात होगी। जहां से कविता आरंभ हुई आदि कवि वाल्मीकि से, क्रौंच पंछी के बद को उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर एक श्लोक उनके मुंह से फूट पड़ा, यानी उन्होंने कहीं लिखा नहीं था, वो तो अनायास उनके मुंह से निकल पड़ा और वो कविता जन्म हो गया। पहली कविता जब लिखी गई तो वहां से कविता का जन्म हुआ। तो कविता तो कही जाती है, लेकिन अब आते आते परंपरा में अब कविता लिखी जाती है। तो कवि भी तो लेखक है, कोई लेखक अलग चीज नहीं, कवि भी लेखक है, लेकिन वो कविता का लेखक है। और जो हम लोग लेखक शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो कथाकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो कहानीकार है, जो उपन्यासकार है, जो नोवेल्स लिखते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। विधा का फर्क है अगर वैसे कहें, लेकिन बुनियादी तौर पे एक सी बात है, लेखक तो दोनों ही है। तो उनके हम बहुत ऐसे राइटर्स देखते हैं जो कि कमर्शियल लिखते हैं, ठीक है, वो फिल्मों के गाने लिख रहे हैं या कहानियाँ लिख रहे हैं या छंद लिख रहे हैं या गज़ल लिख रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि क्योंकि जब आप कमर्शियल वर्क करते हो ना, उसमें डेडलाइन होता है, उसमें वो एक ऊहापोह तो रहती है कि भाई इसे इस समय में ख़त्म करना है। कुमार विश्वास जी कहते थे, बोले कि साहब कविता जो है वो अटक गई है, और ये बोला अटक जो है कई दिनों तक चल जाती है। तो ये जो राइटर्स ब्लॉक, जैसे अंग्रेजी में एज अ राइटर हम लोग जब व्हेन आई वाज राइटिंग अ बुक, मेरे को भी कई बार ये ऐसा मोमेंट आता था मैं आगे बढ़ ही नहीं, मतलब आई एम नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। जैसे सडनली आके एक पॉइंट पे आप अटक ही जाते हो और फिर आप वहां से आपको दिखता ही नहीं है रास्ता क्या है। तो क्या मतलब लाइक कि वो चीज़ क्या होती है और कैसे आप उससे कैसे ओवरकम? वो जो अटक गए हैं ना, वो जो बेचैनी है ना, वो जो कविता अधूरी छूट गई ना, वो जो लग रहा है ना कि यार यहाँ कुछ और होना चाहिए, यहाँ क्या लेके आ जाऊँ मैं, वही बेचैनी काव्य को पैदा करती है। वही बेचैनी वो उस तत्व को, अगर आप नोवेल भी लिख रहे हैं तो भी उस तत्व को पैदा करेगी जो लेखनी का तत्व है। अगर आप डेडलाइन के साथ कार्य कर रहे हैं, मैंने जो पिछली बात कही कि कवि को पैसा के बारे में नहीं सोचना है, वहीं पे एक बात और जोड़ दूं, कवि अपने लेखन से संबंधित कार्य कर सकता है, करना चाहिए। अगर वो समाज का अन्य कार्य नहीं कर पा रहा, यानी कवि पत्रकार बन जाए, पत्रकार का काम भी तो लेखन का कार्य है, तो आप अपने से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, आप कहीं ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, चूंकि वो शिक्षा जगत से और लेखन जगत से जुड़ा हुआ काम है। आप किसी को नोवेल पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, किसी कोई बुक पढ़ेंगे तो उससे जुड़ा हुआ काम है। आपने जो बात कही, आप लिरिसिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से कंटेंट राइटर का काम है। आप फिल्म मेकिंग में फिल्म राइटर का काम कर सकते हैं, वो कंटेंट राइटर का काम है।
वो भाव का काम नहीं है। आपको विषय बताया कि हमको इस विषय पे लिखना है, वो सिद्ध कवि कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी सिद्ध कवि हैं, उनको आप विषय दे दो, वो 1 मिनट में छंद लिख के आपको दे देंगे किसी टॉपिक पे, लेकिन वो फील करके कविता नहीं लिखी गई। फिर वो रामचरितमानस जैसी कविता नहीं हो सकती, फिर वो जैसी कबीरदास ने लिखी वैसी नहीं हो सकती, वो दिनकर की उर्वशी जैसी कविता नहीं हो सकती। वो जो आपने बताया ना कि कुमार सुशांत जी ने कहा कि वो जो अटक गई है, जब तक कविता अटकेगी नहीं, जब तक कविता स्वच्छंदता के साथ अपने समय में पूरी नहीं होगी, यानी आपको जबरदस्ती पूरी नहीं करना है उसको, वो अपने समय में होगी, जब होगी तब होगी, है ना। तो कविता का भी एक नेचुरल डिलीवरी तो उसको नेचुरलिटी के साथ जो कविता आएगी उसी को हम कविता कह सकते हैं। अन्यथा तो आप उसको टाइम फ्रेम में सेट करके लिख लो, फिर तो जो लोग लिखने के अभ्यस्त हो जाते हैं वो तो लिख ही देते हैं। तो कवियों को ये काम कर लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन हम उसको कविता नहीं मानेंगे। आप कंटेंट राइटिंग का काम करो ना, आप उससे पैसा भी कमा सकते हो, लिखनी से जुड़ा हुआ काम भी है, आपको कुछ अन्य काम भी नहीं करना, तो ऐसा कार्य करना चाहिए कवियों को। बहुत बार ये भी देखा गया है कि बहुत ऐसे कवि हैं और बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं, आई वुड नॉट से जस्ट कवि, जो जिनके जाने के बाद उनके काम को ना बहुत ज़्यादा लोगों ने सराखों पे रखा, और उनके रहते हुए वो मुफलिसी में रहे और उन्होंने शायद उतनी शोहरत, उतना पैसा, उतना फेम, नेम, ये सब चीज़ें नहीं देखी। बट आज उनकी जो है ना, जैसे कई बार जॉन एलिया साहब जो हैं, हालांकि वो उनकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वो सब चीज़ें थी बराबर उसके, और आज देखो बच्चा उनके शेर जो है ऐसे गा रहा है और बोल रहा है। मेरे इसमें 2 मत है भाई साहब। एक तो ये बात ठीक है, हो सकता है वो सच में भी कोई व्यक्ति विपन्न हो, कोई व्यक्ति उतना गरीब हो, मुफलिसी में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कवियों के साथ समस्या अलग है, जो अधिकतम मैंने महसूस की है। कभी समाज ने प्रयास नहीं किया कि आप मुफलिसी में रहो, समाज ने हमेशा कवि को सम्मानित किया। मैं निराला को जानता हूँ, निराला को हमने पढ़ा जाना, जितने उनके संस्मरण पढ़े, उनको हर कवि सम्मेलन में, उनको हर जगह कार्यक्रम में पैसे दिए जाते थे, खूब लोग पैसे देते थे। ये उनका स्वभाव था कि वो लुटा देते थे। ये तो कवि का स्वभाव है ना, फकीरी में जीना, मुफलिसी में जीना। समाज ने तो उनको हमेशा देने का प्रयास किया। समाज जिस कार्यक्रम में उनको बुलाता था, उनको धन देता था, वो घर नहीं पहुंच पाते थे, रास्ते में लुटा देते थे, सारा बांट देते थे। कभी किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। महादेवी वर्मा पैसा बचा बचा के रखते थे, तो उनसे लेके फिर वो भी लुटा देते थे। हम मुक्तिबोध को जानते हैं, कितनी नौकरियां उन्होंने छोड़ी, समाज ने तो उनको नौकरी दी ना बार बार। कितनी नौकरियां उन्होंने, कभी किसी पत्रिका का संपादन किया, कभी किसी के यहाँ काम किया, कभी किसी के यहाँ काम किया। तो ऐसा क्यों है? उनको काम दिया जा रहा है, क्योंकि वही बात है ना, जो अधूरी छूट रही है ना, वो जो कचोट रहा है ना अंदर, वो जो बेचैनी है ना, वही तो कविता तत्व को जन्म देगा। रॉकस्टार का वो सीन है जहाँ पे वो कहता है, बोला कि मेरा दिल नहीं टूटा, जब दिल नहीं टूटा तो वो लिख नहीं पाएगा। तो क्या ये इज इट सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट कि आप अपनी लाइफ में, अगर आपको कुछ बहुत कष्ट नहीं है, किसी उस सब से गुजर नहीं रहे हो, तो शायद अच्छा नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, लेकिन ऐसा होता है आमतौर पे। यानी कब क्या ये एक तरह का ऐसा नियम सा बन गया, बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं। जैसे आपने कहा ना कि आपने कुर्ता पहना, आप कवि हैं इसलिए कुर्ता पहन लिया, कि नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल भी रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग फील करने लगते हैं, यानी मैं इसमें कंफर्टेबल हो गया कुर्ते में, मुझे अच्छा लगने लगा कुर्ते में। जैसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुक्तिबोध नौकरी छोड़े, लेकिन उनको कचोट रहा है मन में कुछ, उनको बेचैनी हो रही है। वो टाइम फ्रेम में, जैसे आपने कहा ना, कविता टाइम फ्रेम में नहीं आ सकती, वो रुकेगी, उसमें बेचैनी होगी, कविता में कुछ और आएगा। तो जैसे कविता टाइम फ्रेम में नहीं आ सकती, वैसे ही कवि भी किसी ढांचे में, फ्रेम में नहीं आ सकता, इसलिए वो 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकता। इसीलिए मुक्तिबोध ने इतनी नौकरियां छोड़ दी, यानी मुक्तिबोध को समाज ने दिया, मुफलिसी उनका चयन था, निराला को समाज ने दिया, उनका चयन था। भारतेंदु को हम जानते, जयशंकर प्रसाद को जानते। जयशंकर प्रसाद बनारस के बड़े घराने के लड़के थे, बड़ा उद्योगपति घराना था उनका, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। ये कवि के अंदर का है कि वो फकीरी में जीता है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उनका चयन है। कवि को अंदर से कुछ खालीपन सा लगता है, वो उतना संवेदनशील होता है समाज को लेके, तो समाज में जहां जो उसके पास आया उसने दे दिया, भाई ले जा, ठीक है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने अपना पूरा बिजनेस खराब कर लिया। हम लोग संस्मरणों में पढ़ते हैं कि उनका इतना बड़ा बिजनेस था, व्यापार था, वो जयशंकर प्रसाद के बाद से डूबने लगा था। तो ऐसे ही हमने मुक्तिबोध के बारे में पढ़ा, ऐसे ही आप और जितने भी कवि, नागार्जुन के बारे में, नागार्जुन भी फक्कर व्यक्ति थे, फकीरी में जीते थे। कवि को ऐसा अच्छा लगता है, वो उसमें कंफर्ट महसूस करता है, उनको उसमें आनंद है, क्योंकि वो किसी फ्रेम में बंध नहीं पा रहे, वो समाज के नियम में बंध नहीं पा रहे, वो समाज के ढांचे में नहीं हो पा रहे। जब आप अपने लाइफ के ऐसे स्तर पे होते हो कि जहाँ आपके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि आप मतलब आपको कुछ और समेटना नहीं है अपने साथ, तो फिर आप जो लिखते हो, जैसे नागार्जुन साहब जो है कि वो इंदिरा को भी आईना दिखा देते थे अपने, उनके सामने मुंह पर, कुछ चाहिए नहीं, उनको चाहिए नहीं। हाँ, और वो कहते ना कि मतलब
हालांकि ये बहुत अलग किस्म की बात होगी ये चीज़ है कि जो फकीर है उससे खुदा भी हारा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसे चाहिए ही नहीं भाई, खुदा उसको दुनिया सब कुछ दे सकता है, कहता है मुझे चाहिए ही नहीं। वैसे ही है, वही बात मैंने कही, तो वही नागार्जुन के साथ भी वही बात है। समाज उनको कितना दे, उनको चाहिए ही नहीं भाई, हमको तुमसे कोई मतलब। इंदू जी क्या हुआ, आपको सत्ता को पाते ही भूल गई बाप को? क्या तुम्हारे बाप ने सिखाया था? और बाप के सामने भी यही कहा था उन्होंने, नेहरू के सामने भी उन्होंने वही बोल दिया था, वतन बेच के पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। तो नेहरू जी को बोल दिया ना, बाप को छोड़ो ना बेटे, उनको कोई मतलब ही नहीं। उनको प्रश्न उठाने से मतलब है कि आप समाज को ठीक करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो उन जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता भारत की यानी प्रधानमंत्री, उससे प्रश्न करने की औकात कवि कब रख पा रहा है जब वो फकीर है? अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो तुम कह कैसे पाओगे? फिर तुमको चाहिए ना, लालच है उससे। तो ये कवि का स्वभाव ऐसा होता है, यानी कवि मुफलिसी में समाज ने नहीं चाहा कि कवि मुफलिसी मर जाए। समाज ने कवियों को खूब सम्मान किया, भारतीय समाज ने हमेशा सम्मान किया, हमेशा गौरव महसूस किया, हमेशा कवियों को अपनी पलकों पे रखा। कवि ने चाहा कि हमको तुमसे भैया कुछ चाहिए नहीं, हमको ऐसे ही रहने दो, और तुम्हारी भलाई के लिए हम प्रयास करते हैं, हम तुम्हारी भलाई के लिए सत्ता से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ देंगे, यहाँ बैठेंगे। मतलब घुमक्कड़ कहते थे नागार्जुन को, तो देश भर में घूमते रहते थे। उनको कौन सी अपने परिवार का ब्याह करना था, किसी को नौकरी दिलवानी थी, भतीजे को या भांजे को, उनको कुछ नहीं करना था, लेकिन घूमते रहते थे, सर्व समाज के कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो मुझे लगता है ये कवि का स्वभाव है। जॉन एलिया के साथ भी ठीक ऐसी ही चीजें घटित हुई। हालांकि उनके साथ तो व्यक्तिगत उनकी पहली प्रेमिका छोड़ के चली गई, फिर पत्नी दिवंगत हो गई, तो उनके साथ अलग अलग तरह की चीजें थी जॉन एलिया के साथ भी। लेकिन जो मुफलिसी का मामला है कवि के साथ, इसको लोग जोड़ते हैं कि समाज कवियों को भूखे मार देता है और बाद में उनको सम्मानित करता है। समाज ने नहीं मारा, कवि का चयन ये था, समाज ने उन्हें हमेशा स्वीकार किया, हमेशा उनको नौकरी दी, हमेशा उनको काम दिया। कवि किसी काम में फिट नहीं हो पा रहा, ये बात सच है। अभी क्या देखते हो तुम, अभी क्या हो रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अब हम देखते हैं कि ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के तौर पे देखा जाता है कवियों को, और ऐसे बहुत नाम ऐसा नहीं कहा जा सकता। कवि बहुत हैं जो तथाकथित कवि यानी जो मंचों पे आ रहे हैं, उनको सेलिब्रिटी के तौर पे देखा जा रहा है। मैं बहुत अच्छे अच्छे कवियों को जानता हूं। हमारे रायसेन के कवि हैं प्रमोद पवैया, गांव में रहते हैं, टीचर हैं, अपना पढ़ाते हैं और श्रेष्ठ गीत लिखते हैं। उनका गीत आता है फेसबुक पे, वहीं से गाँव से ही फेसबुक पे डाल देते हैं। तो कई बड़े बड़े कवि उसमें कमेंट करते हैं, वो जानते हैं कि इस कवि की उदात्तता, श्रेष्ठता अन्य कवियों में नहीं, जो मंच पे पॉपुलर हुए है ना। हमारे वहाँ के उत्तर प्रदेश के ज्ञान प्रकाश आकुल हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर उतने वो भी नहीं है, लेकिन उनके गीत श्रेष्ठ होते हैं। यानी गांव गांव में, जिले जिले में, जहाँ दूर सुदूर इलाके में कवि है, वो अपने काम में संतुष्ट है। वो कहीं पढ़ा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, अपना खेती किसानी काम कर रहा है, अपनी कविताएं लिख रहा है, वो अपने उसमें खुश है। जो मंचों पर आ गए वो सेलिब्रिटी बन गए, जो मंचों पे आए, जो पब्लिक को इतने मास को अपनी भाषा, अपनी बात डिलीवर कर रहे हैं, तो उनको फिर ऑर्गेनाइजर्स बुलाने लगे, उनको मोटा पैसा मिलने लगा, वो कविता के मार्केट में आ गए, तो उनको सेलिब्रिटी माना जाए। कैसे मार्केट में कैसे आया जाए? जैसे आपने पहले, मुझे वो बात ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। जब आपने कहा कि आम जन की लिख दो, ऐसी लिखो कि जिससे सब लोग रिलेट करें, ये तो एक बात हो गई। क्या इतना काफ़ी होता है कि आप एक सेलिब्रेटेड कवि बने आज के परिप्रेक्ष्य में? आज आप उतना पैसा बना पाएँ, आज आपकी उतनी ब्रांड वैल्यू हो, क्योंकि आज अब ब्रांड वैल्यू की बात होती है। बस जो ऑर्गेनाइजर है वो किसी एक नाम को लेके आ रहा है, तो वो कह रहा है बोला कि साहब इससे हमारा कवि सम्मेलन बड़ा हो गया। सही बात, सही तो बात। अब ऐसा भी हो रहा है कि इंडिविजुअल की वजह से कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें भी चार चांद लग जा रहे हैं। ठीक बात है। तो क्या और एलिमेंट हैं इसमें? यही एलिमेंट है, जैसे पीछे जो बात अधूरी रह गई, कई बातें पूरी नहीं हो पा रही इसमें, चूंकि इसमें परतें बहुत हैं। हम इस विषय को जब खोल रहे हैं तो इसमें कई परतें। जब मैंने कहा कि कवि बाजार के बारे में ना सोचे, बाजार कवि के बारे में सोचे, तो महत्वपूर्ण विषय क्या है कि कवि जो है वो मनुष्यता के लिए, मनुष्य के लिए, समाज के लिए कविता लिखे, और वो कविता मंच पे आए, और वो कविता को पब्लिक सुने, सराहे, तो उससे भी ऑडियंस अट्रैक्ट हो उन कविताओं से भी। तो उस कवि को कविता से समझौता नहीं करना पड़ा, तब भी उसको मंच पे सम्मान मिला, तब भी उसको पैसा मिला। अगर वो समझौता करके लिख रहा है तब गड़बड़ी है। हालांकि अब ये कुछ कवि करने लगे हैं, वो दोनों काम कर रहे हैं। वो अपनी मन की कविताएं अलग लिखते हैं, बाजार की कविताएं अलग लिखते हैं। ऐसा कई कवि करने लगे हैं। उन्होंने कहा मंचों पे यार इस छंद की ज़्यादा प्रचलन है, इस छंद में लिख लेते हैं, या इस विषय का ज़्यादा प्रचलन है, इस विषय पे लिख लेते हैं, तो लोग इसको प्रेम करेंगे, ये ज़्यादा चलता है मार्केट में। यानी मार्केट की चीज़ उन्होंने अलग कर दी। आजकल खेतीबाड़ी दो तरह से हो रही है, आपने देखी होगी। घर के लिए अलग, इस 2 बीघे में भाई साहब हमने अपने घर के लिए बोया हुआ, ये घर के खाने के लिए, और ये बाजार में बेचने के लिए। उसमें बाजार में बेच रहे हैं, उसमें आप डीएपी मिक्स कर दो, यही तो करते हैं। उसमें आप लेवल का यूरिया मिक्स कर दो, कुछ भी गंद डाल दो, क्योंकि बेचना ही तो आपको बाजार में, और ज़्यादा उत्पाद होगी बाजार में, अच्छा बिक जाएगा, अच्छा दाम मिल जाएगा। घर के लिए बोएंगे वो ऑर्गेनिक करेंगे भाई, क्योंकि खुद भी खानी है। तो ऐसे ही कविता के साथ है,
जो अपने मन की कविता लिखते हैं ना, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, जो ऑर्गेनिक खेती है इसका ही दाम बाजार में बढ़ जाए तो मेरे मन का काम हो जाएगा कि यार उसने अपने मन से अच्छा काम किया, अच्छी खेती की, और बाजार ने उसी अच्छी खेती का दाम दिया, उसको यूरिया नहीं मिलाना पड़ा उसमें। हम लोग मिलावट ना करें कि बाजार में जो ज्यादा चलेगा उस पर कविता लिख दी। आजकल कवि यही कर रहे हैं, मन की कविता भी लिख लेते हैं लेकिन बाजार की कविता लिखते हैं। हम लोग गोष्ठी में जाते हैं, यानी जहां कवि लोग बैठते हैं, तो काव्य गोष्ठी 20 कवि बैठे हुए हैं, सबने अपनी अपनी कविता सुनाई, तो वो अपना मोबाइल फोन निकालेंगे, भाई साहब हमने ये कविता लिखी थी लेकिन मंचों पे चूंकि इस तरह की कविता चलती नहीं है तो मंच पे तो पढ़ नहीं पाते, यहाँ अपने लोगों के बीच पढ़ रहे हैं, हम सब आप सबके बीच ये कविता सुना है, इसमें दर्शन की बात है, इसमें फिलोसफी है, इसमें मन की बात है, तो उस पर सब लोग ताली, यार क्या लिटरेचर है, इसमें साहित्य है। मैं ये चाहता हूँ मंच पे ये साहित्य सुना जाने लगे। मैं ये चाहता हूँ जो ऑर्गेनिक चीज है ये मंच पे आए, ये मार्केट में आए, इससे मार्केट में पैसा आए। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि कैसे कविता से बड़ा ब्रांड कैसे हो गया। मतलब जब भी हम जिन नामों की बात कर रहे हैं पुराने, चाहे वो निराला हो, नागार्जुन हो, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो, ये नाम कविताओं की वजह से है ना, कविताओं की वजह से। तो अब कई बार हमें ऐसा देखते हैं कि नाम बड़ा हो रहा है और कविता, हो सकता है कोई दूसरा जो है कवि जिसका नाम बड़ा नहीं है लेकिन वो बहुत श्रेष्ठ कविता सुना दे रहा है, बट आपकी जो वैल्यू आकी जा रही है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो इस आधार पे है कि आप कितने बड़े कवि हैं। तो बड़े कवि और फिर आती है कविता। हालांकि प्रोसेस यहाँ से कविताओं से शुरू हुई होगी। इसमें दो पक्ष हैं, मैं इसमें एक पक्ष और जोड़ देता हूँ। अब जैसे जिन बड़े कवियों की आप कह रहे हैं वो कविता से तो बड़े बने हैं ना, बिल्कुल, तो कविता ने उनको बड़ा बनाया। आज जो व्यक्ति बड़े बन रहे हैं वो कविता से बड़े नहीं बन रहे साहब, वो पैसे से बड़े बन रहे हैं। यानी कौन हम ज्यादा ले लें, हाँ, कौन कवि ज्यादा पैसा ले रहा है वो ज्यादा बड़ा कवि है। कविता उसने कैसी लिखी ये नहीं पता, कविता तो उससे अच्छे लिखने वाले कई कवि बैठे हुए हैं, Correct. लेकिन ये कवि ज्यादा पैसे लेता है। तो वो ज्यादा किस चीज के ले रहा है? एंटरटेनमेंट के, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट की कविता ज्यादा लिखता है, क्योंकि मंच का काम एंटरटेनमेंट का भी है। मतलब अब तो मंच का काम एंटरटेनमेंट का ही है, भी नहीं है, अब तो ही हो गया है, यानी केवल वो एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। लेकिन होना चाहिए ये कि एंटरटेनमेंट भी करें, कविता लिटरेचर भी मंच से आए और मंच से मनोरंजन भी हो जाए। ये भी वाला काम था, यानी दोनों काम होने थे मंच से, अब ही वाला काम हो गया, यानी मंच का काम इसका केवल एंटरटेनमेंट का ही रह गया, केवल एंटरटेनमेंट वो लोग कर रहे हैं। तो जो एंटरटेनमेंट हो गया, यानी जो एंटरटेनर बन गया, उसको पैसा मिलने लगा। तो एंटरटेनमेंट की ट्रेड वैल्यू है ना। हाँ, एंटरटेनमेंट की ट्रेड वैल्यू है। तो वहां जब आप एंटरटेनमेंट करते हैं तो आप कविता से समझौता करते हैं, जो बात मैं निरंतर कह रहा हूं। तो आप कविता से समझौता करोगे, अपने भाव से समझौता करोगे, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट करना है। तो पब्लिक थोड़ी देर के लिए आप भी मानोगे जब बिक वही रहा है तो फिर वही तो बनाया जाएगा। हाँ, अब मान लो मेरी फैक्ट्री है, हाँ, और मैं कुछ सामान बनाता हूँ, मुझे कोई आर्टिकल बहुत अच्छा लगा और मैंने ये नोटिस किया, अभी हमने एक एग्जीबिशन लगाया, हाँ, एक आर्टिकल मुझे इतना सुंदर लगा, इतना लगा कि ये चीज, एक आर्टिकल नहीं बिका वो। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अब अगर मुझे फैक्ट्री चलानी है तो बताओ मुझे कौन सा आर्टिकल बनाने हो? जो बिक रहा है वही बनाओगे आप। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कविता को आप पैसे से मत जोड़ो। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जहां आप कविता को पैसे से जोड़ोगे, तो मंच भी तो नहीं बुलाएंगे फिर। आप इस बात को थोड़ा सा अगर खोलने का प्रयास करेंगे तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि आप जब उस आर्टिकल को बना रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है लेकिन वो बिक नहीं रहा, तो आप क्या बनाओगे? जो बिक रहा है। यानी जो ऑर्गेनिक खेती हम लोगों ने की उसमें कम अनाज होगा, तो हम लोग यूरिया डाल दिया तो ज़्यादा हो गया अनाज, तो ज़्यादा बिक गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो ऑर्गेनिक खेती वाला है इसी को मार्केट खरीदने लगे, लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो खेती कौन सी है, यानी अनाज कौन सा? अनाज तो जो ऑर्गेनिकली बिक रहा है वही तो अच्छा अनाज हुआ। अच्छा अनाज आप किसको कहोगे? जो ऑर्गेनिक बना हुआ वही तो अच्छा अनाज है। जिन जगह यूरिया डालेगी वो जमीनें बंजर होंगी कि नहीं होंगी? पंजाब में देख ले, पंजाब में जमीन खत्म हो गई साहब, इतना यूरिया डाल दिया, इतना डीएपी उसमें डाल दिया, तो 50 साल बाद बंजर होगी। लेकिन ये आज पता नहीं चला। जब हम लोग इंटरटेनमेंट की कविता लिखते जाएंगे ना भाई साहब, तो 100 साल बाद कविता समाप्त हो जाएगी, इंटरटेनमेंट ही रह जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप जमीन को बंजर कर दोगे, फिर ये लिटरेचर हो जाएगा समाप्त, फिर वही रह जाएगा। तो आपने जो अच्छा आर्टिकल बनाया था ना, जो बिचा नहीं, आप उसको बनाना बंद कर दोगे अगर, तो फिर वो लोकल आर्टिकल था जिसमें अच्छी क्वालिटी नहीं थी, वही रह जाएगा मार्केट में। इसका भाव भी समाप्त हो जाएगा, इसका सृजनकर्ता भी समाप्त हो जाएगा, इसका विचार भी समाप्त हो जाएगा कि ऐसी कोई चीज बननी चाहिए। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो जो ऑर्गेनिक खेती है, वो ऑर्गेनिक अनाज समाप्त हो जाए और सब जगह केमिकल का अनाज बिके और सब जगह सब लोगों को कैंसर हो। यानी ऑर्गेनिक यानी अच्छी क्वालिटी की कविता समाप्त हो जाए, केवल एंटरटेनमेंट की कविता होती रहे और सिर्फ कविता के नाम पे एंटरटेनमेंट ही रह जाए, ये मैं नहीं चाहता कवि के रूप में। लेकिन हो यही रहा है हालांकि। तो कवियों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि उन्हें अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई साधन अपना बना लेना चाहिए।
तभी उनके पास वो निर्भयता आएगी जो नागार्जुन और निराला के पास है। क्योंकि वो आजीविका तो उनकी कोई और है ना, तो उनको टेंशन ही नहीं है, वो तो अपनी बात कहेंगे जो उन्हें कहनी है। लेकिन उसमें और आजकल जो अच्छे कवि हैं वो यही काम करते हैं, वो दोनों काम कर रहे हैं। मैं उनको अच्छा कवि मानता हूँ, वो दोनों में सामंजस्य बनाए हुए हैं। क्योंकि आजीविका तो करनी है, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए, गजेंद्र प्रियांशु एक बड़े अच्छे कवि हैं, एंटरटेनमेंट की कविता भी उनके पास है और उनके पास श्रेष्ठ कविता भी है। वो मंच पे पहले तो 5, 10, 15 मिनट आपको खूब एंजॉय करवाएंगे एंटरटेनमेंट की कविता, यानी आजकल जो प्रासंगिक है, राजनीतिक विसंगतियां हैं उस पर सुना देंगे, अमित शाह मोदी पे सुना देंगे, आड़वाणी पे 4 पंक्तियां सुना देंगे, पब्लिक खुश हो गई, ताली बजा दी, सब लोग खुश हो गए। फिर उन्हें एक उदात्त गीत प्रेम पे सुना दिया, कोई श्रेष्ठ गीत राम पे सुना दिया, यानी लिटरेचर का भी काम हो गया, एंटरटेनमेंट का भी काम हो गया। तो श्रेष्ठ कवि है, जो अच्छा कवि है, उसको ये काम करना चाहिए, उसको मंच पे कविता बचा के रखनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना कविता समाप्त हो साथ जाएगी। ही साथ आपको एंटरटेनमेंट फैक्टर भी डालना है। हाँ, डालना है एंटरटेनमेंट फैक्टर। बट ये कुछ वैसा नहीं हो गया कि आप कविता लिखते हो, कविता पाठ करते हो, बट अब आपको एंटरटेनमेंट भी जोड़ना है, जिसकी आपको वो फुटेज मिलता रहे, आप पढ़ते रहो। हाँ, नहीं तो वो फिर आपकी मांग है ना, क्योंकि आपको यश चाहिए, क्योंकि आपको धन चाहिए, तो आपको मंच पे बने रहना है। क्योंकि कविता का मार्केट बचा रही, इसके लिए भी जरूरी है। आइदर तो फिर आप कविता का मार्केट समाप्त कर लो, जैसे फिर 100 साल पहले जैसे निराला कर रहे थे, तब कविता का मार्केट नहीं था, तो जो मन था कह रहे थे, जो कि कविता का मार्केट, नुकसान क्या करोगे? अब कविता का मार्केट समाप्त हो जाएगा, कवि की जगह लोग कॉमेडियन को बुला लेंगे, लोग फिल्म स्टार को बुला लेंगे, लोग सिंगर को बुला लेंगे, कवि को क्यों बुलाएंगे भाई? आपको पैसा क्यों देंगे? तो आपको एंटरटेनमेंट तो करना पड़ेगा ना पब्लिक का, पब्लिक को तो एंटरटेनमेंट। मुझे ये लगता भी है कि कुमार विश्वास जी ने इनफैक्ट ये जो चीज़ थी ना, इसको बहुत बखूबी पैकेज किया अपनी पोइट्री में, इसको बहुत अच्छा मिक्स बनाया, जहाँ पे वो मन से कटाक्ष भी कर रहे थे, एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे। मतलब उनका कई बार तो उनके कवि सम्मेलन ऐसा लगता था जैसे स्टैंड अप चल रहा है भाई साहब। इसीलिए तो वो बड़े कवि बने, इसीलिए तो उन्हें सर्व स्वीकार्य सब जगह किया गया, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज दिया। यही पैकेज आपको देना है, आपको एंटरटेनमेंट भी करना है, आपको अच्छा साहित्य भी लिखना है। उनके कई गीत हैं यहाँ जनमानस में कम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ गीत हैं। मांग की सिंदूर रेखा, हार गया तन मन, कितने गीत हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे श्रेष्ठ गीत लिखे हैं, लेकिन वो चूंकि सामान्य जनमानस उनको नहीं समझ सकता, वो लिटरेचर है तो उसको नहीं समझ सकते, तो उनके लिए सामान्य तरह की कविताएं लिख दी। तो दोनों तरह का काम कवि को करना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को भी बचा के रख पाएगा, तभी वो इंडस्ट्री को भी बचा के रख पाएगा। वरना आप क्या करोगे ना, आप इंडस्ट्री का नुकसान करोगे। जब आप केवल लिटरेचर परोसोगे तो इंडस्ट्री का नुकसान करोगे, केवल एंटरटेनमेंट परोसोगे तो कविता का नुकसान करोगे। और दोनों चीज बचा के रखनी जरूरी है, कविता का नुकसान भी ना हो और इंडस्ट्री का भी नुकसान ना हो, कि पता चले अगली बार इस बार आपको बुलाया है और आपने लिटरेचर बोलते रहे, पब्लिक ने ताली नहीं बजाई, कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, ऑर्गेनाइजर कहेगा यार कवियों को बुला लो, कोई सुनता है नहीं, किसी और को बुला लेंगे। तो आपने फिर एक ऑर्गेनाइजर को नाराज कर दिया, एक कार्यक्रम खत्म हो गया जो इस साल हुआ था, अब अगली साल नहीं होगा यहाँ पे, अब उसकी जगह कॉमेडियन बुलाया जाएगा। तो आप इंडस्ट्री का भी नुकसान मत करो और आप कविता का भी नुकसान मत करो, दोनों चीजों में सामंजस्य हम लोग बिठा पाए। अंततः जीवन भी मैनेजमेंट का नाम है, हर चीज में मैनेजमेंट बनाने का, अंततः कविता का काम भी मैनेजमेंट, सामंजस्य बिठाने का, अगर हम लोग मंच का काम कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। कविता का काम प्रश्न का है, कविता का काम संवेदना का है। हमारे साथ के कई कवि हैं जो मंचों पे बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी जो कविता सुन के आप में सांप्रदायिक भावना मतलब भड़क सकती है, जागृत हो सकती है, तो वो कविता का मूल काम थोड़ी है। अब उनको कुछ लोग कवि मानते हैं, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो ये भी कहा कि जिस वाक्य को सुनकर, जिस कविता को सुन के अनायास ही मुंह से निकल पड़े कि वाह क्या बात कही है, तो पब्लिक ने कह दिया कविता हो गई, एक तो ये मापक हो गया, तो उस तरह से तो फिर सब कवि हो गए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि अनूठी से अनूठी उक्ति कविता हो सकती है अगर उसका संबंध दूर ही सही हृदय के किसी भावना से है। फिर तो हर व्यक्ति कवि हो गया, जो भी व्यक्ति बात कह रहा है वो हृदय की भावना से तो बात कह ही रहा है। लेकिन ये तो सतही परिभाषा है, यानी ऊपर की परिभाषा है। डीप परिभाषा, डीप लिटरेचर, डीप कविता क्या होगी, ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल कविता, श्रेष्ठ कविता, उदात्त कविता क्या होगी, वो संवेदना की कविता होगी, वो प्रश्न की कविता होगी, है ना। तो उस जो प्रश्न उठाए जाते हैं, वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग जोड़ा गया, जिसको क्षेपक कहने का भी कुछ लोग कहते हैं, विद्वान उस पर विमर्श करेंगे है कि नहीं है, सीता परित्याग को लेके, वो प्रश्न कवियों ने उठाया ना, वो प्रश्न समाज के मस्तिष्क में नहीं था, कवियों ने उठाना प्रारंभ किया। तो कवि ने समाज को नई दृष्टि दी, नया प्रश्न दिया, कवि ने समाज को सोचने पर विवश किया। ये काम कविता का है, ये काम संवेदना का है। जो भड़काने का काम करना है, जो धार्मिक भावना, क्या हुआ ये जो सीता परित्याग वाली चीज़ है, इसको बहुत सिंपल तरीके से मुझे समझाओ कि कवियों ने कैसे इसको, ये प्रश्न कैसे किया, क्या वो पूरा क्या है।
जैसे उसमें जो प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में, प्रसंग है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कि सीता का राम परित्याग कर देते हैं ना, उनको द्वारा जो धोबी धोबन के बीच चर्चा होती है, जो प्रसंग उसको बोलते हुए, हाँ उस जो प्रसंग उसमें है कि उसके बाद फिर राम जी कहते हैं, राम जी उनको वापस वनवास भेज देते हैं, दोबारा वनवास मिल जाता है, तो उसको सीता परित्याग घटना बोलते हैं। तो उसको लेकर समाज में चिंतन मनन कहीं हो नहीं रहा, शास्त्रज्ञ विद्वान लोगों ने चर्चा नहीं की। ये प्रश्न कब उठने लगे, जब कवियों ने इस पे चर्चा की, कवियों ने इस पे कविताएं लिखी। कवियों ने सबसे पहले किसने किया इसके ऊपर? नहीं, अभी सबसे पहले किसने किया इस पे तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे कई कवि हैं जिनकी इन पे कविताएं हैं, जिन्होंने इन पे बहुत लिखा है ना। गजेंद्र प्रियांशु जिनकी मैंने चर्चा की, उनका बड़ा अच्छा गीत है सिया तेरे अभिशापित है राम, लाल किला कवि सम्मेलन से भी उन्होंने पढ़ा, तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। कई कवियों ने अब तो अपनी कविताओं में आमतौर पे कवि लोग इस प्रसंग को डालते हैं। यानी कविता का काम है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है। डीप तौर पे समाज को नया दृष्टि देना, नवीन दृष्टि देना, समाज को नया ढंग देना कि ये बात है, ये प्रश्न है, यहां से सोचो, तो नई सोचने की दृष्टि देने का काम, नई संवेदना जागृत करने का काम, संवेदनशील बनाने का काम समाज को, कि तुमने ये जो काम किया ये असंवेदनशील काम है, ये इनसेंसिटिव काम है, आपको यहाँ सेंसिटिव होना चाहिए, ये समाज को बताने का कार्य ये कविता करती है। समाज ने वो मैसेज लिया, हाँ, अब मैं समाज हूँ लेट्स से, तो मेरे अंदर भी कोई भावना उत्पन्न हुई, उस भावना के आवेग में मैंने कोई एक्शन लिया, तो आप इसे कैसे देखोगे? क्योंकि आपकी ही बात से, आपकी कविता से मेरे अंदर एक भावना उत्पन्न हुई और मैंने उस भावना की, क्योंकि बिकॉज मेरी जो इमोशंस हैं, मेरे जो इमोशनल स्टेट है, फीलिंग है, वो मेरे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको? मेरे एक्शंस को, मेरे बिहेवियर को। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं आपकी कविता से ही प्रभावित होकर मैं किसी तरह के स्टेप ले रहा हूँ, या किसी तरह के मेरा या तो आप बिलीफ तोड़ रहे हो, या कोई नया बिलीफ बना रहे हो, या मुझे कुछ नई चेतना दे रहे हो कि और उस चेतना पे अगर मैं बिलीफ बनाने का, चेतना देने का, दृष्टि देने का, ये सारा कार्य कविता का है। जिस कार्य का मैं खंडन करना चाहता हूं कि भाई ये कार्य मूल कविता का नहीं है, लेकिन लोग इसको करते हैं, कविता मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो वीररस के कवि करते हैं, जैसे हम लोग भावना भड़काने का, या जैसे सेना, हमारे यहाँ जो आला खंड है, विदेश के राइटर इसको ले गए और जब युद्ध हो रहा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों को सुनाते थे इंग्लिश ट्रांसलेट करके, जिससे उनकी भावनाएं भड़कती थी। यानी वो सेना को कोई नया आइडिया दे रहा था क्या? सेना तो पहले से तैयार थी भाई, आपने उनको एक उदाहरण दिया कि देखो उन्होंने ऐसा किया था, तो वो थोड़ा और सजग हो गए और सज्ज हो गए। यानी आपने क्या किया? आपने घी डालने का काम किया। आपने क्या किया? आपने केमिस्ट्री की भाषा में कैटलिस्ट का कार्य किया, उस चीज को फास्ट करने का कार्य किया। तो आपको समझ में आ रहा है आप कौन सा काम कर रहे हैं? ये कोई मूल कविता का काम नहीं है, ये दूसरे तरह का काम है। तो आप ये जो जिसको अब ऊपर सतही तौर पे तो फिर सब कविता होगी, जैसे मैंने आचार्य शुक्ल का कथन कोट किया, सतही तौर पे तो उन्होंने कह दिया कि जो भी भाव से कहा गया है वो कविता है, तो वो भी वीररस का कवि कह देगा भाई हमने भी तो इसको फील करके लिखा है, जो सेना को जागृत करने का, उनको वो करने का काम है। लेकिन ये बहुत सतही कार्य है। कविता का कार्य बहुत मूल और बहुत गंभीर और बहुत क्या कह सकते हैं, डीप स्तर का कार्य है, बहुत अंतर तक का कार्य, जो अंतर तक में आपको वैचार की, आपकी चेतना को हिला देता है कि ये क्या बात हुई। जब कविता सुनते हैं तो जिस कविता को सुन के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो क्या कविता है? वो अंदर तक पहुंच गई ना आपके, तभी तो आपने फील किया उस बात को। एट द सेम टाइम क्या कविता किसी का प्रोपेगेंडा बन सकती है? बनती है, लेकिन वो ही बात कह रहा हूँ, वो जो प्रोपेगेंडा है वो फिर कविता नहीं है ना। एक दृष्टि से, एक थ्योरी से वो कविता नहीं है। कैसे समझाऊं? एक थ्योरी से लोग कहते हैं आंख का पानी पानी, लेकिन वो पानी नहीं है यार, वो पानी थोड़ी है, वो तो अलग चीज है। उसको कह देते हैं कि तुम्हारी आंख का जल, हम लोग उसको कहते हैं आंख का पानी कहते हैं, वो कोई पानी नहीं है, तो वो एक अलग चीज है। लोग कहते हैं गंगा का जल, वो जल नहीं है, गंगा का जल पूजनीय है, लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको भर के लाते हैं, उसको शिवलिंग पे डालने का काम करते हैं, उसको वो पूजन का सामग्री है। तो वो सिर्फ एक पीने का पानी नहीं है, इसलिए गंगा का पानी नहीं कहते, गंगा का जल ही कहते हैं। यानी आप सतही तौर पे देखोगे तो फिर गंगा भी पानी है, ये भी सब पानी है, कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो सतही तौर पे सब सेम है। लेकिन जो मूल बात है जो आपने कही, तो मूल काम कविता का जो है वो विलक काम है। ये जो काम है वो कविता का काम नहीं है, जो उत्तेजित करने का काम है, ये भड़काने का काम है, ये कविता का काम नहीं है। प्रोपेगेंडा फैलाने का, डिस्कोर्स फैलाने का कविता का काम नहीं है। जो सिद्ध कवि है, मैंने पहले ही बताया, सिद्ध कवि है, चूंकि वो इतने अभ्यस्त होते हैं सिद्ध कवि कविता लिखने में, तो वो प्रोपेगेंडा के लिए, डिस्कोर्स के लिए कविताएं लिखते हैं और लोग उसको कविता मानते हैं, लेकिन वो मूल रूप से कविता नहीं। ऐसे एक आध कोई कविता जिसका
ऐसी ऐसी कई कविताएं हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक विमर्श चल पड़ा और लोगों ने सनातन पे, लोगों ने अन्य धर्मों पे, धार्मिक भावनाओं पे बहुत कविताएं लिख दी, बहुत कविताएं लिख दी। इतनी कविताएं लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप सत्ता से संचालित हो रहे हो, यानी सत्ता जिस तरफ को दिशा दे रही है आप उस तरफ की कविताएं लिख रहे हो। ध्यान करो बाबा तुलसी ने क्या लिखा। हम लोग के तो प्रेरणा स्रोत सब लोग वो सब कुछ वही है, बाबा तुलसी। बार बार बाबा तुलसी को इसलिए कोट कर रहा हूं, जब पूरी सत्ता विपरीत चल रही है, मुगलों का शासन है, जब अपने यहाँ दूसरी संस्कृति हावी हो रही है, तब उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तब उन्होंने वो काम कर दिया कि 500 साल बाद भी जब वो उन लोगों का सब कुछ खत्म हो गया तब भी हम लोग बचे हुए हैं। किसी वजह से, क्योंकि वो लिटरेचर अपनी संस्कृति को बचाए हुए था, उस लिटरेचर में वो संस्कृति थी। दूसरा जो उनके सृजन से तुलसी बाबा का सबसे बड़ा जो, जिस वजह से हम इतना नाम लेते हैं, ना है सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इस वाल्मीकि रामायण को आम जन तक, आम भाषा में गाकर, जहाँ पे चीज़ें लोग उसको मतलब कि डेली बेसिस पे स्मरण कर सकें, ऐसा बनाया। और इस वजह से जो चीज़ जितनी ज़्यादा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब आप थोड़ी देर के लिए अब इस लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि कुछ भी बहुत अच्छा है जो सृजित हुआ है, लेकिन अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उसके प्रति लोगों की भावनाएं, या यूं कह लीजिए कि लोग ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले नहीं है, तो वो चीज वैसे ही डाई आउट हो जाएगी। और निरंतर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका बहुत बड़ा माध्यम हो जाता है। तो कवि जो है वो कई बार बहुत बड़े मैसेज को बहुत आसान तरीके से पहुंचा देता है। तो जो बात हम लोग रिलेट करके कह रहे थे, जैसे बाबा तुलसी ने तो रामचरितमानस की कॉपी छपवा के बंटवाई नहीं थी, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं की थी, लेकिन उसमें मैसेज इतना अच्छा था ना कि पब्लिक ने, सबने पकड़ लिया उसको। करेक्ट। तो वो बहुत बाइंड वाला चीज थी। तो उस तरह से कार्य करने का कवि को करना चाहिए, अपने कंटेंट पे उस तरह से काम करना चाहिए। प्रोपेगेंडा के लिए कविता लिखनी चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि अकबर के शासन में, अकबर के काल में बाबा तुलसी लिख रहे हैं, एकदम अपोजिट लिख रहे हैं, विपरीत संस्कृति में लिख रहे हैं। जब दूसरी तरह की सत्ता संचालित है, आप दूसरी तरह की बात कह रहे हैं, है ना, क्योंकि आप संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो कवियों को भी सत्ता किस तरफ जा रही है, यानी पब्लिक क्या सुन रही है, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार किसको प्रोत्साहित कर रही है, इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर किसी को फील करके, अगर कोई धार्मिकता पे, अगर कोई सनातन पे कविता लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि सत्ता वहां से संचालित है इसलिए लिख रहे हो, तो फिर दिक्कत है। फिर आपकी कविता नहीं, एजेंडा का हिस्सा है। फिर आपकी कविता नहीं, प्रोपेगेंडा है। फिर आपकी कविता नहीं है, शासन का हथियार है। तो कम से कम शासन का हथियार आप अपनी कविता को मत बनाओ। जनता का मैसेज, जनता की वाणी, जनता का वोकल कोड बनने का प्रयास करो, वो कविता को करना चाहिए। अब वो कविता है कि नहीं, वो कवि ने फील करके लिखा है या शासन ऐसा चाहता है इसलिए लिखा है, ये वो कवि ही जानता है, क्योंकि सामान्य पब्लिक उसको नहीं समझ सकती। क्योंकि सिद्ध कवि सिद्ध होते हैं, इसमें वो शिल्प में इतने सिद्ध हो जाते हैं, वो उस तरह से लिख देंगे, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये क्या चीज है। मैं कुछ नाम लूंगा, आप बताइएगा कि इन कवियों की अगर एक लाइन में अगर हम कहें कि ये एक खास बात थी जो उनसे सीखने वाली बात है, चीज़ है, जैसे निराला साहब। निराला से सीखना चाहिए, निराला से स्वच्छंदता सीखना चाहिए, निराला से फक्कड़पन सीखना चाहिए, निराला से ये सीखना चाहिए कि हम कैसे ईश्वर को भी याद कर सकते हैं, कैसे राम को भी याद कर सकते हैं। हर तरह की कविता निराला लिखी, इसलिए निराला कई खांचे में आते हैं। निराला छायावाद के भी कवि हैं, निराला प्रगतिवाद के भी कवि हैं, निराला में प्रयोगवाद के भी कुछ अंश मिलते हैं। इसीलिए निराला में वो स्वच्छंदता है। जब सबने अस्वीकार कर दिया, उस समय के कवि निराला ने मुक्त छंद कविताएं जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी शुरुआत निराला से हुई। उन्होंने रबर छंद, केंचुआ छंद लिखा था। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई ना छायादार वृक्ष बैठो है जिसके तले। तो ये जो कविता थी निराला की, वह तोड़ती पत्थर, ये रबर छंद, केंचुआ छंद है, यानी मुक्त छंद कविता है। इसमें कोई फ्रेम नहीं बना हुआ, छंद का लय है उसमें। तो ये निराला ने उस समय लिखी, तो सब लोग इसका अस्वीकार करने लगे कि ये कोई कविता नहीं हुई। लेकिन निराला ने तब भी लिखी। आज वो कविता की सबसे बड़ी धारा है, अकादमिक जगत में लोग उसी को स्वीकार करते हैं, उसी को कविता मानते हैं। तो ये फकीरी होगी जब, फक्कड़पन होगा जब आप ज्यादा नहीं सोचेंगे आलोचकों की और इनकी, तब आप ये काम कर पाओगे, तभी ये निर्भयता आती है। तो निराला से साहस, निर्भयता, फक्कड़पन और ये अस्वीकारता के भाव में भी कार्य करते रहने का ये स्वच्छंदता निराला से सीखना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी से भी ये बातें सीखी जा सकती हैं। दिनकर जी बहुत बड़े अध्येता हैं। उन्होंने कविता का कार्य तो किया ही किया। अध्येता क्या होता है? अध्येता यानी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, नॉलेजेबल। इसीलिए उन्होंने ये कार्य तो किया ही किया कविता का। इसके अलावा उन्होंने जो निबंध लिखा है, संस्कृति के 4 अध्याय,
वो बहुत क्रांतिकारी कार्य उस पुस्तक ने किया है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा अध्येता कवि को होना चाहिए। कवि को अपनी संस्कृति के बारे में, भारतीयता के बारे में, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। सत्ता ने उन्हें राज्यसभा में पहुंचा, इसलिए श्रेष्ठ कवि नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में पहुंचकर भी नेहरू जी के विरोध में कविता पढ़ दी, इसलिए भी श्रेष्ठ कवि नहीं, क्योंकि वो कार्य तो पहले भी सब लोग कर रहे थे, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे कवि थे। हमें ये बात उनसे सीखना चाहिए, कवियों को पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की सहजता, क्योंकि उसके बाद रामचरितमानस के बाद साकेत का स्थान आता है जो मैथिली शरण गुप्त का ग्रंथ है। यानी बीच में कई रामायण लिखी गई, कई ग्रंथ राम के किरदार पे लिखे गए, लेकिन आचार्यों ने माना कि रामचरितमानस के बाद अब जो ग्रंथ लिखा गया है साकेत, ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया। उसके बाद भी वो उतना सहज होकर कह पाते हैं कि राम तुम्हारा रूप स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो वो क्रेडिट नहीं ले रहे। ये विनम्रता मैथिली शरण गुप्त से सीखी जा सकती है, जबकि उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी कि ये राष्ट्र कवि है। तो इतना बड़ा कवि, उसके बाद भी ये सहजता, ये विनम्रता, ये मैथिली शरण गुप्त से सीख सकते हैं। क्योंकि वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे, तो इसलिए भी उनमें कुछ ऐसे गुण थे, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत डांटते रहते थे, तो इसलिए भी। और अब अगर अपन बात करें कि जो कंटेम्प्रेरी आज के जो कवि हैं, तो सबसे बड़ा नाम इस समय कुमार विश्वास जी, उनसे क्या सीख सकते हैं? उनसे मैनेजमेंट सीखना चाहिए, और उनसे सीखना चाहिए कैसे व्यक्ति समय के साथ चलता है। वो अपने काम में, अपनी गतिविधियों में निरंतर परिवर्तन करते रहे। तो मैं ये देखता हूँ पिछले 10-15 वर्षों में जितना हम लोगों ने उनको फॉलोअप किया है, देखा है, समझा है, मैनेजमेंट उनका बहुत बढ़िया है। सिर्फ काव्य उनका बढ़िया ऐसा नहीं कहा जा सकता, काव्य की विवेचना होना बाकी है, उसकी विवेचना बाद में आचार्य लोग करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन कवि उनसे और भी बड़े हो सकते हैं समकालीन युग में, लेकिन मैनेजमेंट उनका जो है, जो पेश करने का तरीका है, जो व्याख्या करने का तरीका है, चाहे वो शब्द के रूप में हो, शब्द कैसे पेश करना ये भी उन्हें बेहतर आता है, अपना काम कैसे पेश करना, स्टेज कैसे संभालनी ये भी उन्हें बेहतर आता है, और बाकी कवियों को, बाकी समाज को कैसे मैनेज करना ये भी उन्हें बेहतर आता है। तो हर तरह से उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ये उनसे सीखा जा सकता है। अशोक चक्रधर जी, अशोक चक्रधर जी से भाषा सीखनी चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने भाषा के लिए जो कार्य किया है, गूगल में और टंकण में जितनी हिंदी टंकण में आई है, वो सब अशोक चक्रधर जी ने किया। उसका कभी लोगों को पता भी नहीं, इतना जिक्र भी वो उन्होंने नहीं किया कहीं कहीं, इसीलिए शायद उन्होंने पद्मश्री भी उन्हें मिला। और हम लोग जो इस पे टाइप करते हैं, ये जो बुनियादी तौर पे हिंदी जब इसमें शामिल की गई थी, उसका श्रेय अशोक चक्रधर जी को जाता है। तो साहित्य के लिए कार्य करके भी उस बात का बहुत प्रसार ना करना, ये अशोक चक्रधर जी से सीखना चाहिए। मुक्तिबोध पे पहला रिसर्च पेपर अशोक चक्रधर जी का। हम लोग तो चूंकि अकादमिक जगत में जुड़े हैं तो हमें ये बात मालूम है, लेकिन बाकी कवि सम्मेलन के कितने लोग इस बात को जानते हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए। तो कार्य करने के बाद खामोश रहना, ये उनका बड़प्पन है, ये हम सबको सीखना चाहिए उनसे। और टीवी के चर्चित चेहरे शैलेश लोढ़ा जी, शैलेश लोढ़ा जी का जो स्वभाव है बहुत सहयोगी है। मेरा तो कभी उनसे संपर्क हुआ नहीं, लेकिन हमने जितने भी लोगों से सुना उन्होंने यही बताया कि बहुत सहयोगी स्वभाव, कभी किसी दोस्त के लिए उन्होंने मना नहीं किया, सबके लिए हमेशा खड़े रहे, और सही मायने में कई लोगों को सुपरस्टार बनाने का कार्य इन्होंने किया है। पुनः मैं माफ़ी मांगती हुई बात कहूँगा, ये क्रेडिट बार बार सो कॉल्ड डॉक्टर कुमार विश्वास जी लेते हैं कि उन्होंने कई लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया, कई लोगों को मंच दिया। उन्होंने तो शायद ना के बराबर लोगों को दिया होगा, 2-4 को बनाया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन शैलेश लोढ़ा जी ने बहुत लोगों को बनाया। टीवी चैनल पे उनके जो लगातार कार्यक्रम आते थे, अभी वाह भाई वाह, और उससे पहले भी उनका एक कार्यक्रम पिछले 10-12 वर्षों से वो चैनल पे कार्यक्रम चलाते हैं कविता का। उसमें कई कवियों को उन्होंने बुला के बड़े पर्दे पे लेके आए, जिससे वो लोग सेलिब्रिटी बने। मैं अभी वाह भाई वाह के कई कवियों को जानता हूँ जो वहाँ से उनकी रील्स वायरल हुई, वहाँ से उनकी यूट्यूब पे वीडियोज़ वायरल हुई, उसके बाद वो बड़े कवि बन गए। तो मुझे लगता है सामान्य जीवन में भी सहयोग करने का काम, कविता क्षेत्र में भी किसी का सहयोग करने का काम, तो सहयोगी स्वभाव हमें उनसे सीखना चाहिए कि किसी का सहयोग हमें करना चाहिए। मेरे टीचर हैं, हाँ, मैं उनके बारे में आपसे पूछूंगा, डॉक्टर राजीव राज। बड़े भाई राजीव राज जी, कभी उनसे मिलना तो मेरा नहीं हुआ, आपने चर्चा की तभी मैंने बताया, कभी मंच पे टकराव नहीं हुआ, लेकिन वो बड़े अच्छे गीतकार हैं, हम लोग उन्हें बहुत सुनते हैं। और जितना भी उनके बारे में सुना, चूँकि कविता जगत बहुत छोटा सा जगत है, 100-200-500 लोग हैं खूब खोजोगे तो जो कवि सम्मेलन में सक्रिय हैं, तो सबको एक दूसरे के बारे में खबर कहीं से मिलती रहती, पता चलता रहता है। अच्छे साहित्यकार, अच्छे व्यक्तित्व, सज्जन व्यक्तित्व, और सहयोगी भी करने वाले, अपने छोटों को बहुत स्नेह करने वाले, हमारे उम्र के हमारे कई साथी उनसे जुड़े हुए हैं तो उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा कवि होना एक बात है, अच्छा व्यक्ति होना विलग बात है।
तो अच्छा कवि भी हो, अच्छा व्यक्ति भी हो, वो व्यक्ति पूजनीय है, वो आपके गुरु और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजीव राज जी हैं। सो जाते जाते अगर आप किसी के बारे में कुछ बात करना चाहें, कोई कवि जो आपको बहुत ही ज़्यादा, जिनको आप बहुत लुक अप टू करते हो। मैं अभी जिन पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ उनके बारे में ही थोड़ा सा प्रसार करना चाहूँगा। कम लोगों को पता है, मैं पीएचडी के इंटरव्यू में भी गया, मेरा टॉपिक डिफेंड हुआ, तब भी मुझसे लगातार प्रोफेसर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये पूछते रहे कि ये कौन कवि है भाई। तो यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने उनको नहीं जाना, और वो फिर संशय करते हैं, अरे यार इतना बड़ा कवि कैसे हो सकता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। भाई आपने नहीं पढ़ा तो क्या कोई कवि नहीं हुआ? कितने कवि गांव गांव में पढ़े हुए, हमारे यहाँ आके देख लो भाई। कहने का तात्पर्य है, मैं श्री कृष्ण सरल की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार में उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी श्री कृष्ण सरल काव्य पुरस्कार देती है हर वर्ष, यानी गवर्नमेंट जिनके नाम से पुरस्कार दे रही है। स्कूल में सिलेबस में उनकी कविताएं, कॉलेज में सिलेबस में उनकी कविताएं, एमपी सेट में उनकी कविताएं, पीसीएस मध्य प्रदेश के साहित्यकार में उनकी कविताएं लगी हुई हैं, सब जगह सिलेबस में उनको पढ़ाया जाता है। आपने नहीं पढ़ा, अगर शीर्ष विद्वानों ने नहीं उनको पढ़ा, अगर सर्व समाज उनको नहीं जानता, तो वो कभी छोटा नहीं हो जाता, वो बड़ा कवि है। मैं उन पे शोध कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। 15 महाकाव्य उन्होंने लिखे, क्रांतिकारियों पे, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों पे सर्वाधिक महाकाव्य उन्होंने लिखे। कुल 125 पुस्तकें उनकी हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और कुछ अन्य मुक्तक काव्य वगैरह, और कुछ संस्मरण, कुछ 2-4 उपन्यास भी उन्होंने लिखे। बहुत लंबा लेखन कार्य श्री कृष्ण सरल ने किया, अपना पूरा जीवन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को समर्पित कर दिया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि तुम्हें शहीदों पे लिखना चाहिए। वो खुद भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1942-43 में जेल भी रहे 1-2 वर्ष, तो वो खुद भी सेनानी थे और खुद भी इस तत्व को समझते थे कि हमें इन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए दे दिया, इन पे हमें लिखना चाहिए। तो मैं अमर शहीदों का चरण उनका यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है वो कर्ज चुकाया करता हूं। ये पंक्ति उनकी है। तो श्री कृष्ण सरल पे मैं समझता हूं एक विमर्श खड़ा होना चाहिए, श्री कृष्ण सरल पे चिंतन होना चाहिए, संगोष्ठी होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि एक इतना बड़ा कवि जिसको हमने अपना, चूंकि वो उज्जैन के थे और इसमें कुछ कुछ बात सत्य ये भी है, उन्हीं के समकालीन शिवमंगल सिंह सुमन थे जो भी उज्जैन के थे। तो 2 बड़े कवि एक ही स्थान पे थे, और शिवमंगल सिंह सुमन थोड़ा पॉलिटिकल भी थे, इसलिए शिवमंगल सिंह सुमन ज्यादा पॉपुलर रहे। श्री कृष्ण सरल को नाम नहीं मिल पाया। एक स्थान पे 2 बड़े कवि होते हैं और कोई अगर पॉलिटिकल जुड़ा हो तो उसका ही नाम ज्यादा होगा, सामान्य सी बात है। लेकिन श्री कृष्ण सरल बड़ा नाम है। जब उन्होंने भगत सिंह पे महाकाव्य लिखा तो भगत सिंह की माँ उस वक्त जीवित थी, तो उनके पास गए और उनसे कहा कि माँ, जिन हाथों से भगत सिंह ने रोटी खाई होंगी उन हाथों से रोटी खाना चाहता हूँ। तो उनकी माँ उस वक्त बुजुर्ग थी, उन्होंने खाना बनाया, खाना खिलाया। उन पे जो पुस्तक लिखी भगत सिंह महाकाव्य, उसका विमोचन भगत सिंह की माँ विद्यावती देवी जी ने ही किया, जो श्री कृष्ण सरल ने महाकाव्य उन पर लिखा। बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पे महाकाव्य लिखा। तो जिन देशों की यात्रा सुभाष चंद्र बोस ने की, जहां जहां सुभाष चंद्र बोस गए वहां वहां जाकर शोध किया, फिर खोजा, वो डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद कविता लिखी। यानी कविता में कोई भ्रामक जानकारी ना जाए, कोई गलत जानकारी ना मैं दे दूं, उतना रिसर्च करके कविता लिखने का कार्य श्री कृष्ण सरल ने किया है। और अपने खुद के, वो उज्जैन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, खुद के उससे जो उनको जीविका के लिए जो राशि गवर्नमेंट देती थी, जो तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह से जाते थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए, उससे विदेश जाके रिसर्च करते थे और कविताएं लिखते थे, अपना पूरा जीवन साहित्य के लिए समर्पित किया। ऐसे एक साहित्यकार श्री कृष्ण सरल, जिन पे मैं रिसर्च कर रहा हूं, सबको उन्हें खोज के पढ़ना चाहिए और ऐसे अन्य साहित्यकारों को भी खोजना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन साहित्य के लिए दे दिया और हम लोगों को पता नहीं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के वहाँ के प्रोफेसर्स भी हमारे सब गुरु हैं, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन सबको रिसर्च करनी चाहिए। मुझसे ये नहीं कहना चाहिए कि हमने इनको नहीं पढ़ा तो हमें संशय होता है ये कवि है कि नहीं है, तो आपको पढ़ना चाहिए फिर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो, और हम सबको पढ़ना चाहिए। जाते जाते कोई 1-2 किताबें जो आप कहो कि, या फिर 1-2 ऐसी काव्य संग्रह जो आप बोलो कि ये पढ़ना चाहिए या यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, यार अब मुझे भी रिकमेंड। शुरुआत करने के लिए मैं सबको हरवंश राय बच्चन जी रिकमेंड इसलिए करता हूँ, पता नहीं क्यों, दूसरा कोई कवि भी हो सकता है, लेकिन मैंने शुरुआती दौर में बच्चन जी को पढ़ा है। मैं बिल्कुल स्कूली टाइम में बच्चन जी को पढ़ता था, लगभग 7वीं-8वीं कक्षा से। और मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस मैंने बहुत बचपन से पढ़ना प्रारंभ की थी। जब मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, मैंने ओलम ही रामचरितमानस से सीखी है, ये आप समझ सकते हैं। मेरे पिताजी बहुत पढ़ाते थे। तो रामचरितमानस के बाद मैंने कविता की कोई पुस्तक पहले पढ़ी है तो वो बच्चन जी की मधुशाला, बच्चन जी की जीवनी, मैं 8वीं कक्षा में बच्चन जी की जीवनी पढ़ रहा था, तो उस वक्त पढ़ी है। तो मैं समझता हूँ बच्चन जी की कविताएं सरल भी हैं, अच्छी भी लगती हैं, मन को भाती हैं। तो किसी कवि को अगर शुरू करना है, प्रारंभ करना है, तो हरवंश राय बच्चन को पढ़ना चाहिए। उनकी कोई पुस्तक पढ़ सकते हो, मधुकलश गीतों की पुस्तक, उससे शुरू कर सकते हो, मधुशाला से शुरू कर सकते हो, कई जुड़ाव महसूस करोगे, आनंद आएगा। तो बच्चन जी से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जिनको पढ़ा, मैं अपने क्रम से ही समझा रहा हूं,
हूँ, दिनकर जी को पढ़ा, चूंकि दिनकर जी की वो रश्मिरति बहुत ऊर्जावान करती है स्वयं को, और हम सबको ही, इसलिए सब लोग उसको पढ़ते हैं। आजकल तो रश्मिरति बहुत वायरल भी रहती है। तो उससे शुरू जो करने वाले हैं वो बच्चन जी से, दिनकर जी से शुरू कर सकते हैं, नागार्जुन से शुरू कर सकते हैं। निराला को शुरुआती दौर में पढ़ेंगे, थोड़ा कठिन है, गंभीर है, उनके शब्द भी बहुत तत्सम युक्त रहते हैं, संस्कृतनिष्ठ रहते हैं, तो निराला को शुरू में पढ़ने से बचना चाहिए। लेकिन बच्चन को शुरू करें, बच्चन से और रामधारी सिंह दिनकर से, 2 कवि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा प्रारंभ करने के लिए। ब्यूटीफुल। आप चाहें अपनी या कोई किसी की जो आपकी अभी तक की सबसे फेवरेट कविता रही हो, अगर 4 पंक्ति आप कहना चाहें तो? अब तक की तो एक फेवरेट कह पाना बहुत कठिन होता है, ये बहुत कठिन सा मामला है। वो लोग कौन है जो तुरंत अपना एक व्यक्ति फेवरेट चुन लेते हैं, एक कविता फेवरेट चुन लेते हैं, एक कलर फेवरेट चुन लेते हैं, तो वो कठिन काम है। एक कविता मुझे ध्यान आती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद की कविता एक बूंद, वो मैं कविता सुनाता हूँ। एक दिन यूं निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। हमारे जीवन से जुड़ी हुई कविता है, मोटिवेट करती है हम सबको कि हम सब गांव से निकल के शहर आते हैं, कहीं से कहीं भागते रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ होगा नहीं होगा, क्या आशंकित रहते हैं। उस पर ये कविता सुना। यूं निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, हाय यूं घर छोड़कर मैं क्यों कड़ी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। वह चली उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो ये कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद की, जो हमें प्रेरित करती है कि हम लोग आशावादी रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा अंततः। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत मजा आया धन्यवाद आपके भैया, साथ, बहुत अच्छा लगा, अच्छी चर्चा हुई। और लिटरेचर पे इतनी लंबी चर्चा पहले किसी पॉडकास्ट में किसी जगह बैठ के नहीं की गई। तो पिछले 2-3 घंटों में मुझे लगता है अब ये लाइव कितना जाएगा, ये लोगों तक कितना पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो 2-3 घंटे में लिटरेचर की चर्चा की है उसको खूब कुरेदा है कि इसमें क्या निकल सकता है। कुछ अच्छा निकला होगा, अच्छा लोगों को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा यार।